तो उनका सामना करते कि हमारे लोग 2-3 की गिनती में थे, वो ज्यादा बाहुबल था उनका, और इतने लोगों पर गाड़ियां चलाकर कुचल कुचल कर मारा। मैं आगे हमारे बीच में भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष भाई रवि जी मेघवाल पधारे हैं। मैं भाई रवि जी मेघवाल से अनुरोध करता हूं कि वो भी अपनी बात रखें। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो। भाई रवि कुमार मेघवाल। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, भाषण का कोई अंत नहीं है। एक दुखद घटना है, हमारे समाज के 2 नौजवान साथियों की हत्या कर दी गई है बड़ी बेरहम तरीके से। लेकिन इस जिला प्रशासन के, इस राजस्थान सरकार के, इस पुलिस प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। बड़ी शर्म की बात है। पुलिस कहती है कि अपराधियों की छानबीन जारी है, उन्हें ढूंढ रहे हैं, हमारी पकड़ से बाहर है, गिरफ्त से बाहर है। अभी 2 दिन पहले की बात है, जयपुर के अंदर एक जज के बेटे की मंदिर के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं। ये पुलिस प्रशासन पूरा जयपुर का लॉ एंड ऑर्डर को जूते ढूंढने के लिए लग जाता है। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की। और इन पुलिस से ये अपराधी गिरफ्तार, ये चंद अपराधी है जिनकी शिनाख्त हो चुकी है, इनके सामने पूरे सबूत है, पूरे एविडेंस है, फिर भी वो अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहे। बड़ी शर्म की बात है। आज राजस्थान के अंदर जातिवाद चरम सीमा पे है। आप सभी लोग जानते हैं कि विशेष करके अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ही शिकार क्यों बनाया जा रहा है। इन दबे कुचले लोगों को, ये शोषित पीड़ित इन लोगों को ही शिकार क्यों बनाया जा रहा है। जो बाहुबली, जो पूंजीपति, जो हर तरीके से मजबूत है, उसके ऊपर हाथ डाल के देखो, मजाल किसी की हाथ डाल दे। लेकिन कमजोर लोगों को निशाना बना करके, जातिगत रूप से टारगेट बना के उनके ऊपर उनका शोषण हो रहा है, उनकी हत्याएं कर दी जा रही है, उनकी माताएं बहनों के साथ में दुराचार बलात्कार जैसी गंभीर घटनाएं हो रही है। पिछले दिनों इंद्र मेघवाल जो बच्चा था, स्कूल का बच्चा, उसके साथ में घटना घटित हुई, जातिवाद का शिकार हुआ। जितेंद्र पाल मेघवाल हत्याकांड प्रकरण हुआ, पाली जिले के अंदर जातिवाद का शिकार हुआ। राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर रूपनगढ़ में ओम प्रकाश रेगर की हत्या हुई, जातिवाद का शिकार हुआ। राजस्थान के इसी नाव विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले दिनों किशोर मेघवाल हत्याकांड प्रकरण हुआ, 5 का जातिवाद का शिकार हुआ। उससे पहले हनुमान मेघवाल हत्याकांड प्रकरण हुआ, जातिवाद का शिकार हुआ। रोज आए दिन न जाने राजस्थान में कितनी ऐसी घटनाएं जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ में हो रही है। फिर भी हमारे लोग वोट उन्हीं को देते हैं, सपोर्ट उन्हीं का करते हैं, जी हुजूरी उन्हीं की करते हैं और भगत उनकी करते हैं जो हमारे जूते मारता है, जो हमारा शोषण करता है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। हमें पता है कि सरकार में बैठे लोग, पता है कि स्थानीय विधायक, पता है कि ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, लेकिन हम वोट भी उन्हीं को दे रहे हैं। नहीं सुधरते हम लोग। हमारे साथ आए दिन रोज घटनाएं हो रही है, लेकिन नहीं सुधरते हम लोग। कब सुधरेंगे, कब सुधरेंगे बताइए। चुनाव सर पे है, हमें पता है कि हमारे आज भाइयों की हत्या कर दी गई है, लेकिन फिर भी हम लोग वोट उन्हीं को देंगे। वो लोग जानते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास वोट की सबसे बड़ी ताकत है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो सबसे बड़ी ताकत रही है, उसको सही तरीके से हमने उपयोग में लेना नहीं सीखा। अरे जिस दिन आप और हम लोग इस वोट की ताकत का सही उपयोग लेकर के और सही जगह बटन दबाना सीख जाएंगे, हमारा विधायक, हमारा सरकार, हमारी लोग हमारे, फिर मैं देखता हूं कहां अत्याचार होता है। समझने की जरूरत हम लोगों को है। स्थानीय जो विधायक है, मुझे कतई शर्म नहीं है। स्थानीय विधायक इस विधानसभा क्षेत्र का मालिक होता है, इस परिवार का मुखिया होता है। उस मुखिया को अभी तक इतनी शर्म नहीं है
कि ये जनता पिछले 3 दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठी है, भूखे प्यासे। ये परिवार दर्द के मारे, इनकी जो पीड़ा है उस पीड़ा को लेकर के न्यायोचित जो हमारी मांगे हैं उनको लेकर के यहाँ बैठे हैं। राजस्थान सरकार में उप सभापति है महेंद्र चौधरी, शर्म आनी चाहिए नवा विधानसभा के विधायक महेंद्र चौधरी को कि इस जो जनता है जो धरने में बैठी है, जो दर्द ये इनके दर्द को समझे, इनकी पीड़ा को समझे। शर्म आनी चाहिए कि आप एक परिवार के मुखिया होकर के इस परिवार के दर्द को नहीं समझ सकते, इनका दुख नहीं बांट सकते, इनके दुख में शामिल नहीं हो सकते। कितने शर्म की बात है। आगामी चुनाव है, सरकारें बदलनी है, जो भी है सारा सिस्टम है। हमारे लोगों को एक बार ध्यान रख लीजिए, आपके वोटों का, ये वोट की जो ताकत है इसे समझ लीजिए, वरना इसी तरीके से हम लोग लाश उठा के ढोते रहेंगे। ताली मत बताना कोई भी। वरना इसी तरीके से हम लोग लाश उठा करके ढोते रहेंगे। ये अत्याचार, ये जुल्म कभी थमने वाला नहीं है अगर वोट की ताकत को नहीं समझे। वरना आज यहां धरना दिया, कल कहीं और धरना देंगे, यही चलता रहेगा, यही सिलसिला जारी रहेगा। समय रहते नहीं संभले तो यही सिलसिला जारी रहेगा। याद रखिएगा इस बात को। बाबा साहब ने एक बात कही है कि 100 दिन बकरियों की जिंदगी जीने से अच्छा है 1 दिन शेर का जिया है। हम लोग डर जाते हैं, क्या धरने में चलेंगे, मुकदमा लगेगा, पुलिस लाठीचार्ज करेगी, जेल में डाल देगी। अरे इस डर को खत्म कर दीजिए। हम डर जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर अत्याचार करता है, हमारे घर में घुस करके हमारी बहन बेटी के साथ दुराचार करता है, हमारे घर में घुस करके मारपीट करके जाता है, हम लोग डर जाते हैं। अरे यही आपका डर सामने वाले का हौसला है। आप अपने डर को खत्म कीजिए, अपने अंदर हौसला पैदा कीजिए, सामने वाले में स्वतः ही वो डर पैदा हो जाएगा। ये अपने डर को खत्म कीजिए। साथियों, जागरूक होने की जरूरत है। हम जय भीम का नारा तो लगाते हैं, उस जय भीम के पीछे का जो उद्देश्य है उसको नहीं समझते। हम लोग भाषण से भी देते हैं, लेकिन समझने की जरूरत है कि अगला व्यक्ति हमें क्या समझाना चाह रहा है। अगला व्यक्ति हमें क्या समझाना चाह रहा है, ये सोचने की बात है, समझने की बात है। और रही बात इस धरने की, तो ये जो प्रशासन बैठा है, देखिए ये खाकी खटमल है। ये खाकी खटमल, ये जो शासन में बैठे जो लोग हैं उनकी जी हुजूरी करता है। वे जैसा इनको आदेश देते हैं वैसे ये उनकी पालना करते हैं। ये लोग, ये प्रशासन, जैसा मैंने उदाहरण दिया कि एक जज के बेटे के जूते चोरी हो गए मंदिर के बाहर से, उसके लिए पूरा प्रशासन लग गया, लेकिन यहां इनसे अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहे। 3 दिन हो गए, सबूत है, पूरी शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनसे अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहे। सोचने की बात है। और रही बात प्रशासन, देख लीजिए यहाँ पे समाज के तमाम संगठन के लोग हैं, यहाँ पे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, तमाम पार्टी दल से लोग यहाँ उपस्थित हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम लोग यहां से नहीं उठेंगे। नहीं उठेंगे ना, नहीं उठेंगे। एक नारा लगाएंगे सभी साथी, स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, 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 महेंद्र चौधरी मुर्दाबाद, 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 महेंद्र चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। वास्तव में हम लोगों को कमजोरी समझा जाता है। मैं बीच में आपको एक बात बता दूं, अभी एक परबतसर में एक घटना हुई थी और अपने नाइक समाज के 2 बच्चे खेल रहे थे, उनके साथ में एक अदर समाज का, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेलते खेलते कोई तालाब था, तो एक अदर समाज वाला बच्चा है वो तालाब में गिर गया खेलते खेलते। और पुलिस ने क्या किया, गणेश जी चौधरी एडिशनल एसपी वहां थे, यहाँ का डिप्टी वहां था और 2-2, 3-3 सीआई वहां थे। ये जो औरतें बैठी है ना हमारी, ये कुछ नहीं जानती। 7-8 औरतों को और उनके पूरे परिवार वालों को गाड़ियों में भर भर के थाने में ले आए। उन्हें बच्चों, पूरे परिवार वालों को। तो मैंने एडिशनल एसपी गणेश जी चौधरी साहब को कहा, अरे आप हमारी घटनाओं में तो परिवार को छोड़कर मुलजिम कोई नहीं ला रहे और हमारे इनके पूरे परिवार रोटी बनाने वाला ही घर में नहीं है, आप हमारे लोगों के साथ में इस तरीके से व्यवहार कर रहे हो, ये कौन सी बात हो गई। तब उन औरतों को छोड़ा। इसलिए हमारे को लोग कमजोर समझते हैं और कमजोरी का आधार ये है कि हम लोग कहीं न कहीं किसी के गुलाम बन रहे थे। साहब पधार चुके, आप भी
इस पीड़ित परिवार की न्याय के लिए आए हैं। और भाई ओम प्रकाश रेगर जो अभी रूपनगढ़ में बहुत से जो लोग थे उनको जलील किया, प्रताड़ित किया, जिनकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उनकी बहन भी हमारे बीच में पधारी है। आप इस पीड़ित परिवार की न्याय की लड़ाई में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे के वक्ता के रूप में भाई रामनिवास जी जाटोलिया से अनुरोध करता हूं कि आप भी इस पीड़ित परिवार की न्याय की बात करें। रामनिवास जी जाटोलिया जो अपने कुचामन विधानसभा के भीम आर्मी के अध्यक्ष है। जैसा कि हमारे समाज के 2 व्यक्तियों की जो निर्मम हत्या हुई है उसके बारे में हम सब जानते हैं और बार बार हम इस प्रशासन के खिलाफ, स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि नारे उनके खिलाफ लगाए जाते हैं जो जिंदा होते हैं। मुर्दों के खिलाफ नारे लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर इन लोगों को सबक सिखाने हैं तो अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने समाज को मजबूत कीजिए। अपने आप को हम मजबूत करेंगे तो न तो ऐसे लोगों के खिलाफ नारेबाजी करने की जरूरत पड़ेगी, ना ऐसे लोगों की हमें सहायता की जरूरत पड़ेगी। एकदम जो पीछे भाई लोग खड़े हैं, पीछे नाला है, थोड़ा विशेष ध्यान रखें क्योंकि यहाँ का शासन प्रशासन उस नाले की तरह है कि गिर भी जाते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा विशेष ध्यान रखना। तो बड़े ही अफसोस की बात है, आए दिन आज सब लोगों में स्थानीय विधायक के खिलाफ रोष है। अब लोगों से सुनने को मिलता है, सुनते भी हैं कि स्थानीय विधायक का क्या है। आज तक इस नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम इस दलित समाज के खिलाफ 10 से 12 ऐसे प्रकरण हो चुके हैं, लेकिन किसी भी आंदोलन हो चाहे किसी भी तरह की सहानुभूति के तौर पर भी वो व्यक्ति जनता के सामने अभी तक एक बार भी उपस्थित नहीं हुआ। रोज इस बात का है, जबकि जिस क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उस घटना के लिए सबसे पहला व्यक्ति उसे माना जाता है और वो आके उस पीड़ित परिवार से मिलने का प्रयास करता है, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करता है। लेकिन पता नहीं जब कोई घटना होती है तो वो लोग कहां छुप जाते हैं। छोटे से छोटा कांड होता है। अभी रवि जी ने बताया था कि जूते चोर होने पर पूरा प्रशासन जूते ढूंढने में लग जाता है। अभी ये कुछ समय पहले छोटी सी घटना हुई थी नगर परिषद कुचामन सिटी में। इको साउंड की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक नारा लगा था, आसिफ खान जिंदाबाद। लोगों के दिमाग में, लोगों के कान में सुनाई था, स्पष्ट सुनाई दे रहा है। आप भी कभी सुनो तो उसको, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी वाक्य को लेके लोगों को इस तरह से उठाया गया घर से जैसे वो बहुत बड़े अपराधी हो। बहुत ही शर्म आती है ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के ऊपर कि इतनी सी छोटी सी घटना को इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया गया। और पुलिस प्रशासन का भी इसमें थोड़ा सा सहयोग नजर आया था। यहाँ के डिप्टी साहब ने कहा था कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इको साउंड की वजह प्रॉब्लम थी और किसी भी तरह का कोई भी सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन उन बच्चों को अंदर कर दिया गया और डिप्टी साहब को भी यहाँ से दूसरा रास्ता दिखा दिया गया। तो ये मोनोपोली, ये दादागिरी कब तक चलेगी? इस बात को सोचना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। और जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे और अपने आप को मजबूत कर लेंगे, लेकिन ये समाज जो SC ST समाज को विशेष तौर से मैं कह रहा हूं कि हर तरह से आज यहाँ सर्व समाज सब मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा दोषी यह समाज अपने आप है, क्योंकि इनको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए। इस बात से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब लगती है पीछे तो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वापस वही चले जाते हैं। बड़ा सोचने का विषय है। समझिए, सोचिए और अपनी ताकत को समझिए। जब हम अपनी ताकत को समझ लेंगे तो हमें न प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, न किसी विधायक की जरूरत पड़ेगी। कहने को बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग बाहर से भी आए हुए हैं, लेकिन मैं इतना कह के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद जाटोलिया जी। एकता बनाए रखनी जरूरी है। पीड़ित को न्याय दो, बुलंद आवाज में। जय 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 भीम, पीड़ित
को न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। आगे के वक्ता के रूप में मैं राकेश जी चौधरी साहब से अनुरोध करता हूं कि वो भी अपनी बात रखें। राकेश जी चौधरी साहब आगे आए, अपनी बात रखें। राकेश जी चौधरी साहब आए थे और नारायण सिंह जी, विंदकिया जी आप अपनी बात रखें। नारायण सिंह जी। दोस्तों ये लाइव तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुचामन सिटी की, जहाँ दो दलित लोगों सभी को मेरा राम राम, जय भीम। सबसे पहले मैं हमारे नौजवान साथी भाई राजूराम और भाई चुनीलाल की आत्मा को भगवान शांति दे और इस दुख और विडंबना की घड़ी में परिवार जनों को भगवान संभल दे। सामने विराजे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, देखिए ये समय कोई भाषण देने का या कोई अपनी बात रखने का नहीं है। बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है, घटना हुई है और परिवार पे जब आप और हम जैसे लोगों पे इतनी बड़ी इस पीड़ा की तकलीफ है तो परिवार पे क्या बीत रही है। आप और हम सब गांव के और समझने वाले लोग हैं एक दूसरे की बात को। मैं इस मौके पे दो तीन बातें निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए इस समय सबसे बड़ी बात तो है कि हमें हमारा जो एक इस घटना के प्रति जो रोष है उस रोष को बरकरार रखना है, लेकिन उसके साथ में हमें हमारा होश भी रखना है। देखिए तरह तरह के दबाव प्रशासन के, सरकार के लोगों के हमारे बीच में आएंगे, लेकिन किसी भी तरह का प्रशासन का दबाव या किसी भी तरह का हमारे ऊपर कोई लालच जो है देने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन चीजों से हमें बचना है। देखिए बड़ी शर्म की बात है, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बात रखी कि आज घटना घटे हुए ये चौथा दिन है और 4 दिन के अंदर इस सरकार की इतनी सी ताकत नहीं है। कोई भी सरकार का नुमाइंदा, जनप्रतिनिधि इस जिले से भी, नागौर जिले के 2 भाग हो गए, उस यहाँ पे 4 जनप्रतिनिधि विधायक यहाँ की जनता ने चुन के भेजे जो सरकार में बैठे हैं। एक भी विधायक आकर के, चाहे परबतसर हो, चाहे नावा हो, चाहे आपका डीडवाना हो, चाहे लाडनू हो, एक भी बंदे ने आकर के यहाँ से जो पीड़ित परिवार है या जो लोग जनता यहाँ बैठी है उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इस बात पे हमें साथियों बहुत बड़ी सोचने की आवश्यकता है कि जिस जनप्रतिनिधि को हम चुन के राजस्थान की सबसे बड़ी जो पंचायत है उसका प्रतिनिधि हम बनाते हैं, विधायक किसी एक जात से नहीं बनता है। सातु जात तू का विधायक को चुनने के बाद में कोई जात पात नहीं होती है, सबका सरपंच होता है, सबका एमएलए होता है, सबका एमपी होता है। तो इन जैसे लोगों को हमें आने वाले समय में सबक सिखाना है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है। जैसे ज्ञानाराम जी ने कहा कि अपराधी कोई भी जाति का हो सकता है, समाज बुरा नहीं होता। कभी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी समाज बुरा नहीं हो सकता, समाज का हर व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता और किसी भी समाज का हर व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता। हर समाज में अपराधी होते हैं, हर समाज में अच्छे व्यक्ति होते हैं। तो हमें हमारी भाषा के अंदर ये भी टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी किसी समाज के प्रति, लेकिन हमें अपराधियों के प्रति हमारी जो बात है वो खुल के रखनी है कि यहाँ देखिए कितना दुस्साहस किया उन लोगों ने। जो दोनों भाई हमारे दोनों बच्चे बेचारे अपने काम से वहां गए, मोलासर से वापस आए और खाटू श्याम जी जाने का उनका कार्यक्रम था, और किस तरह से उन्होंने जो है कितनी एक उनका दुस्साहस और साहस देखिए कि किस तरह से उन बच्चों के साथ उनकी घटना घटित करी। ये बहुत बड़ी पीड़ा की बात है। तो हमें इस जो ये घटना घटी है इसका जो भी मैं पिछले 6-7 दिन से बाहर था, आज ही उपस्थित हुआ हूँ। अभी 2-3 लोगों से, श्रवण जी से, सरपंच मुकेश जी से इनसे बातचीत करी है कि आप लोगों ने जो है एक समिति भी बनाई है। मेरा निवेदन रहेगा समिति में चाहे 2-5 लोगों को और जोड़िए आप, और उसमें एक अपना एजेंडा तय कीजिए कि कोई भी आदमी
किसी भी शरण जी को आगे कर रखा है या जेपी भाई को आगे कर रखा है या सुरेंद्र जी को आगे कर रखा है, तो जो लोग आगे होंगे उन पे प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से दबाव आएगा, लेकिन उनके पीठ के पीछे हम सब लोगों को डटे रहना है और उनके साथ 5 व्यक्ति और आप तय करें कि भाई ये 5 व्यक्ति और साथ होके 10 आदमी 11 आदमी होंगे, ये बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें, मेरी बात सुनिए, उनके दबाव में आकर के या उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं प्रशासन को और सरकार को चेताना चाहता हूं कि इन जनता की भावना को और इस जो दुखी पीड़ित परिवार, इनकी भावना को आप समझे कि जो परिवार का जो मुखिया है आज हमारे राजस्थान के सीएम है गहलोत साहब, मैं उनसे भी मीडिया के माध्यम से ये आगे करना चाहूंगा कि कितनी शर्म की बात है कि एक पीड़ित परिवार 3 दिन से घटना को लेकर के धरने पे बैठा है, वो पुलिस थाने के सामने, और हजारों की तादाद में यहाँ जनप्रतिनिधि और आम जनता, माताएं बहनें बैठी है, लेकिन सरकार वार्तालाप करने के लिए सिवाय प्रेशर के अलावा कोई काम नहीं इनके पास में। उनको बुलाओ, उनसे बैठ के बात करो, उनको बुलाओ। सरकार के जनप्रतिनिधि चुने हुए यहाँ से भेजे हुए, अगर उनकी हिम्मत और उनकी औकात नहीं है तो दूसरे को भेजे, लेकिन हमें इस बात का सबक सिखाना है। और आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी संघर्ष समिति और परिवार के लोग निर्णय करें, उस निर्णय के पीछे हमें अडिग रहना है। आगे इस आंदोलन की कड़ी को बदलने के लिए मैं कह रहा हूँ, चाहे कोई सा भी रूप लेना पड़े, हम जैसे भी हैं आप लोगों को तैयार रहना है, चाहे संख्या ज्यादा बुलानी पड़े, हमें चाहे साधन लगाने पड़े, जैसा भी होगा मैं इस कड़ी के अंदर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा और आप लोग अपनी हिम्मत बनाए रखें। पुनः आप सभी को मैं इस घटना के ऊपर अपना जो है यही निवेदन करना चाहूँ कि बहुत ही बड़ी ये विडंबना और घटना है, इसमें जो है परिवार जनों को भगवान जो है संबल देवे। धन्यवाद। हमारे बीच में कुचामन शहर की जो व्यापार मंडल है वो हमारे बीच में आए, वो अपने 2 बात कहना चाहते हैं, तो मैं व्यापार मंडल को मतलब माइक सौंपता हूँ। कुचामन क्षेत्र में हुए इस निर्मम हत्याकांड के लिए पूरा व्यापार संगठन अपना आक्रोश प्रदर्शित करता है, विरोध प्रदर्शित करता है। और इसी संदर्भ में कल संपूर्ण व्यापार संगठन की बैठक आयोजित कर यह निर्णय किया गया है, कल कुचामन पीड़ित परिवार के समर्थन में संपूर्ण बंद रखेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। व्यापार मंडल कुचामन शहर के मनोज जी और जयप्रकाश जी, आपने व्यापार मंडल का समर्थन करके कल बाजार बंद का आह्वान किया और इस पीड़ित परिवार की न्याय की लड़ाई में आपने ये बहुत बड़ा सहयोग किया है। मैं आगे के वक्ता के रूप में राकेश जी जोया, जो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संयोजक हैं, आए और अपनी बात रखें। राकेश जी जो है। सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम। सबसे पहली तो जो ई धरना में पीड़ित परिवार ने न्याय दिला पाए हुए, वो शांति से बैठ जाओ, जटे भी हो बटे बैठ जाओ। अभी पीछे जो चादर और लाग रही है, 2 मिनट धूप तो खड़ाखड़ान भी लाग सी, बैठेड़न भी लाग सी, तो जो जेठे बटे एक बार बैठ जाओ, बीच से थोड़ी सी व्यवस्था बन जाएगी। बैठ जाओ भाई लोगों, हाथ जोड़ निवेदन है, बैठ जाओ। 2 मिनट के अंदर चादर लाग जैसी, ठंड आराम से ताकि छाव जैसे, शांति से बैठ जाओ। अरे बैठ बंद किया साहब, व्यवस्था खराब करवान, आवाज करवान को नहीं किया, शांति से जटे हो बेटा बैठ जाओ, जटे जगह है तो आगे यार बैठ जाओ। आज तीसरा दिन है, हमारे 2 भाई राजू और चुटीलाल, उनकी
गाड़ियों से टक्कर मार के इतनी निर्मम हत्या की गई है कि जिसको देख के भी रूह कांप जाती है। पर हमारा तीसरा भाई कृष्ण हॉस्पिटल के अंदर अपने जीवन और मृत्यु से लड़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। इस क्षेत्र के अंदर ये मेरा छठा धरना है जिसके अंदर मैं शामिल हुआ हूं। कल भी मैंने ये बात बोली थी, आज दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं आपको इस क्षेत्र के बारे में नई बातें बताऊंगा। इस कुचामन डीडवाना जो क्षेत्र है, यहाँ पे शराब माफिया, बजरी माफिया, ये अफीम स्मैक के जो स्मगलर हैं, वो लोग गैंग बना बना के घूम रहे हैं और उनको राजनीतिक संरक्षण है। ये राजनीतिक संरक्षण के बिना आधी रात को इतने लोग नहीं घूम सकते। पुलिस प्रशासन से निवेदन है, भीड़ ज्यादा हो गई है, दूसरा जो रास्ता है उसको थोड़ा सा बंद करवाने का प्रयास करें। किसी के चोट लग गई तो ये धरना है उसके लिए और ज्यादा लग जाएगा, तो थोड़ी सी व्यवस्था बना दी। इस क्षेत्र के अंदर शराब माफिया, बजरी माफिया, अफीम स्मैक के स्मगलर्स पूरी रात घूमते रहते हैं और एक तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है कि इस क्षेत्र का वसूली मैं करूंगा, इस क्षेत्र में सप्लाई मैं करूंगा, इस क्षेत्र की बजरी का पैसा मैं लूंगा। और ये बिना सत्ता के समर्थन के ये पॉसिबल नहीं है। आपके नावा विधानसभा क्षेत्र की तो ये स्थिति है, पिछले 4.5 साल 5 साल होने को आए, प्रत्येक विभाग में बंदी का सिस्टम चल रहा है। चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पीएचडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, नगर पालिका हो, जो बंदी देगा वो अधिकारी रुकेगा, जो बंदी नहीं देगा उस अधिकारी को रवाना कर दिया जाएगा। जिसने जितनी ज्यादा कमाई दी वो उतना लंबे समय तक रुकता है, जिसने कम कमाई दी उसको रवाना कर दिया जाता है। ये यहाँ का सिस्टम है। और जब जिस जगह बंदी ली जाएगी, वो बंदी ली किससे जाएगी? वो ली जाएगी आम आदमी से, आम किसान से, मजदूर से, आम व्यक्ति से। और हम उसकी शिकायत करने कहाँ पे जाएंगे? हम थाने में आएंगे, कोई काम है, बिना सिफारिश के मुकदमा दर्ज नहीं होता। या तो सिफारिश करवाओ और या फिर पैसे दो। और हर व्यक्ति, हर विभाग के अंदर बिना पैसे के काम नहीं हो रहा। हम शिकायत जिनको करने जाते हैं, जो व्यक्ति जिम्मेवार है, उस व्यक्ति ने खुद ने ये सिस्टम डेवलप कर रखा है कि बिना पैसों के काम नहीं होगा, बिना बंदी के काम नहीं होगा। और हम उनकी शिकायत करते हैं कि विधायक जी, नेताजी, आपके अधिकारी पैसे लूट रहे हैं, आपके अधिकारी मरने वालों को, मारने वालों को कोई मदद नहीं कर रहे हैं, आपके अधिकारी हमारी जनता का खून चूस रहे हैं, वो उनकी मदद नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास तो पैसा आ रहा है और पैसे के लिए उन्होंने लगा रखा है। ये इतनी गंभीर, ये एक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से क्राइम को बढ़ाने का सिस्टम आपके यहाँ के लोकल नेताओं ने कर रखा है। हम हर बार आते हैं, यही बात समझाते हैं, लोग यहाँ से सुन के भी जाते हैं। पांचोता में मर्डर हुआ, शामगढ़ में मर्डर हुआ, यहाँ मर्डर हुआ, जिस गांव में मर्डर हुआ उस गांव के लोगों ने धरना दिया, उनके रिश्तेदारों ने धरना दिया, सर्व समाज के लोगों ने धरना दिया। एक जाति विशेष की मैं बात नहीं कर रहा, सर्व समाज के लोगों ने धरना दिया। जो धरने में आते हैं वही उस गांव में स्वागत कराने चले जाते हैं। किस प्रकार का आपका मानसिकता है, किस प्रकार का जमीर है आपका? जिनकी वजह से हमारे बच्चे मर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिनकी वजह से ये लुटेरे लूट रहे हैं, जिनकी वजह से ये सरकारी दफ्तर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं, उन लोगों का स्वागत आप करवाते हो, उनको माला पहनाते हो, उनका स्वागत करते हो, उनको माइक देते हो, सापा देते हो, मंच देते हो। थोड़ा सा भी जमीर नहीं है, थोड़ी सी भी समझ नहीं है क्या हम लोगों में? क्यों नहीं है हम में इतनी समझ? जो अपना है उसका हम समर्थन करेंगे, जो अपना नहीं है उसका हम समर्थन नहीं करेंगे। कल मैंने ट्वीट देखा,
आपके स्थानीय विधायक ने लिखा कि परबतसर के अंदर ये घटना हुई, मैं मृतकों को अपनी आत्मा को शांति दे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। यहाँ के विधायक ने घटना परबतसर की बता दी। परबतसर विधायक ने यहाँ आना मुनासिब नहीं समझा, वो यहाँ आते तो जवाब देना पड़ता। यहाँ आना मुनासिब नहीं समझा, वो हॉस्पिटल में जाके मिल रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक है क्या, फेसबुक पे लगा रहे हैं। भाई क्यों? आपकी सरकार है, आप सरकार के पावरफुल मंत्री हो, आपको यहाँ आके जनता के बीच में आके उनके बीच में बैठना चाहिए। कौन व्यक्ति है जो आपका विरोध करेगा? कल भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता है, ठीक है, किस व्यक्ति ने विरोध किया? ये न्याय दिलाने के लिए किया गया, संघर्ष के लिए किया गया धरना है। ये जाजम न्याय दिलाने के लिए आई है, इसमें किसी का भी आना मना नहीं है। हर समाज का व्यक्ति यहाँ आएगा जिसके मन में पीड़ा होगी, हर पार्टी का व्यक्ति यहाँ आएगा जिसके मन में पीड़ा होगी। पर हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति यहाँ नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? या तो सत्ता पक्ष को आपके वोटों की जरूरत नहीं, 2 महीने बाद चुनाव है, या तो सत्ता पक्ष को आपके वोटों की जरूरत नहीं, और या फिर इन लोगों को संरक्षण ही वो दे रहे हैं, या उन्हीं के व्यक्ति होंगे जिन्होंने मारा है। मैं बिल्कुल इस खुले मन से आरोप लगा रहा हूं, अगर उनके व्यक्ति नहीं है तो यहाँ पे आके समर्थन दे। विधायक है, मंत्री है, सरकार से डील वो करे, वो सरकार में है। कल रात को हम यहाँ बैठे थे धरने पे, रात को 11 बजे के आसपास एसपी साहब और अपनी पूरी कप्तान साहब पूरी टीम के साथ बाहर आए, एक लिफाफा पकड़ा के चले गए और बड़े गर्व के साथ कि हम बहुत कुछ अच्छा काम कर दिया। उस लिफाफे को हमने देखा कि 8,25,000 तो SC/ST एट्रोसिटी के हम देंगे, 3 लाख रुपए हम प्रधानमंत्री आवास के देंगे, 5 लाख रुपए उसमें कोई पाइपलाइन और टाका बनाने का था, 40,000 रुपए तारबंदी के थे। हम ऐसे करके 24,45,000 रुपए का लिफाफा पकड़ा के चले गए कि देखो हमने बहुत अच्छा काम किया, रखो इसको। गोविंद जी यहाँ बैठे थे, गोविंद जी आपका फोन बंद है, फोन बंद क्यों रखते हो, हम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, रखो इसको। अरे भाई साहब, मकान बना हुआ है, जमीन है नहीं, तारबंदी कहाँ कराओगे, टाका कहाँ बनाओगे? मकान बना हुआ है, जमीन है नहीं, तारबंदी कहाँ कराओगे, टाका कहाँ बनाओगे? हमको ये सारे लॉलीपॉप देके बेवकूफ समझाया गया। यहाँ जो जनता पैसों के लिए बैठी है क्या? हम ये कह रहे हैं कि कन्हैया लाल हत्याकांड में बिना बोले, बिना मांगे, बिना किसी के धरना दिए, बिना मांगे आपने 24 घंटे के अंदर उनको सरकारी नौकरियां दे दी, 50-50 लाख रुपए मुआवजा दे दिया। और यहाँ पे हम 3 दिन से मांग रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर 4.5 साल के अंदर जितनी एट्रोसिटी हुई है, हर के अंदर हमने यही कहा कि मजदूर गरीब व्यक्ति की हत्या हुई है, उनको आप आर्थिक मुआवजा दो, ये आपकी कमी है। रात को 11 बजे 12 बजे 40 व्यक्ति बदमाशी करने के उद्देश्य से, किसी को मारने के उद्देश्य से बाहर निकल रहे हैं। ये कहा जा रहा है पुलिस से कि मारने किसी और को गए थे साहब, तो गलती से मार दिया। भले ये कोई बड़ी बात नहीं, तो गलती होगी जी, मारवा तो कोई और नहीं किया, बदमाश तो दूसरा है, तो मार दिया। क्यों? अपनी जान की तो कोई कीमत ही को नहीं, अपनी जान की कीमत क्यों नहीं है? क्या आम व्यक्ति और पैसे वाले और इन नेताओं के बच्चों के अंदर कोई अंतर नहीं है? एक व्यक्ति की जान की कीमत ये क्या 22 लाख रुपए का आर्थिक सहायता ये दे रहे हैं, वो भी आर्थिक सहायता नहीं है। आपको एक भी किस्त उसकी नहीं मिलेगी, टेक्निकल हर चीज में अटक जाओगे। अरे भाई, मकान बने हुए, प्रधानमंत्री आवास कैसे देंगे 3 लाख रुपए? जमीन नहीं है, तारबंदी के टाका बनाने के कैसे देंगे? कैसे देंगे बताओ? आपको आर्थिक सहायता ही करानी है, आपको आर्थिक सहायता करानी है तो आप हमको सरकार से चेक दिलवाओ। आप एडीजी क्राइम ब्रांच के सबसे बड़े अधिकारी एडीजी क्राइम दिनेश एमएन साहब यहाँ बैठे हैं कल से, अभी तक 3 लोगों को पकड़ा है, तो फिर काहे का एडीजी क्राइम? 3 लोगों को डिटेन किया है, सब लोगों के बारे में पता है, 18 से 20 लोग ये नामजद बता रहे हैं, 3 लोगों को डिटेन किया है, तो काहे का एडीजी क्राइम? क्या मतलब हुआ? आपके पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हैं, आप 3 लोगों को डिटेन किया, और ये एडीजी क्राइम सुन रहे हो तो उनको मैं बता दूं आज की घटना, बांकरोटा के अंदर ऐसी ही घटना, एक बेगर समाज के
बच्चे के साथ, छोटे बच्चों के साथ कासुनी के मामले में उनको गाड़ी से उड़ाने का प्रयास हुआ। वो एप्लीकेशन देने गए, एडीजी क्राइम साहब सुन रहे हो तो सुनो, वो एप्लीकेशन देने गए, एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जान से मारने का प्रयास था। 307 में SC/ST में एट्रोसिटी में FIR दर्ज होनी चाहिए थी, तुरंत अरेस्ट करने चाहिए थे, परिवाद में थाने में रख लिया। अगर थोड़ी सी चोट गंभीर होती तो वो मर जाती, वो मरती तो फिर 302 में दर्ज कर लेते, वरना परिवाद में लेंगे। अभी मेरे पास रेनवाड़ थाने से, मेरे क्षेत्र से फोन आया कि साहब भरे स्टैंड पे हमको जातिगत गालियां दी, खूब पीटा, और हम थाने में गए तो थाने वालों ने सामने वाले, उसकी एप्लीकेशन रख ली, सामने वाली पार्टी को बुला रहे हैं। मैंने पूछा भाई क्या बात हुई, आप FIR दर्ज क्यों नहीं करोगे? सामने वाले से बैठ के बातचीत करते हैं। अरे भाई पुलिस का काम राजीनामा कराना थोड़ी है, पुलिस का यही काम रह गया है क्या? दिनेश MN साहब, आपकी पुलिस का जयपुर शहर राजधानी में ये स्थिति है कि 307 का मामला तो परिवाद में लेके रख रहे हो, और नॉर्मल मारपीट SC/ST का मामला जो है वो राजीनामा करवा रहे हो। ये आपकी पुलिस की स्थिति है। तो यहाँ की परिस्थितियां कुछ ज्यादा सुधरने वाली नहीं है। जब तक इन लोगों को अपनी वोट की ताकत आप नहीं बताओगे, आपके साथ अत्याचार करने वाले लोगों को, समर्थन करने वाले नेताओं को आप जब तक नहीं हराओगे, जब तक उनको बाहर नहीं निकालोगे विधानसभाओं से, तब तक आपको न्याय नहीं मिल सकता। मेरी आपसे यही विनती है, आप किसी को भी वोट दो, वो आपका मत है, पर ऐसे व्यक्ति को कभी वोट मत देना, ऐसे व्यक्ति को कभी वोट मत देना जो व्यक्ति आपके बच्चों को मरने के बाद में यहाँ पे आके उन्हीं लोगों को जिन्होंने मारा उनको बचाने का प्रयास करे। क्या पुलिस पकड़ नहीं सकती 3 दिन में? 3 दिन हो गए, क्या पकड़ नहीं सकती पुलिस? पकड़ नहीं सकती क्या? अभी एक मामला, वो भंवरी हत्याकांड हुआ था, उसमें भंवरी देवी हत्याकांड में हाथ पैर छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे शरीर को काट के भट्टी में जला के नहर में बहा दिया। पुलिस पीछे पहले कार्रवाई नहीं करी थी नेताओं के दबाव में, जब कार्रवाई करने लगी ना तो नहर में बहे हुए मिट्टी, उसकी राख और उसकी हड्डियां, उसके बाल सब निकाल लिए। पुलिस अगर कार्रवाई करना चाहे तो कार्रवाई करती है, 3 दिन में कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि राजनीतिक दबाव है, चुनाव है ना सर पे। स्थानीय विधायक यहाँ नागौर का सबसे पावरफुल व्यक्ति है, तो उसकी छवि क्यों खराब हो? तो 2 महीने के ये नेता हो रहे हैं, 2 महीने बाद आप ही से वोट मांगने आएंगे। जैसे शामगढ़ में, जैसे सावतगढ़ में, जैसे पांचोता में मर्डर के बाद उनको आप माला साफा पहना रहे हो, इस प्रकार से अब आप लोग मत करना ऐसा, ये मेरी आप लोगों से विनती है। और बाकी आप ऐसे ही इनको साफा माला माइक देते रहोगे तो फिर ऐसे ही मरते रहोगे, और कोई उपाय नहीं। इसलिए कल भी हम यहाँ काफी ज्यादा संख्या में थे, अब वापस संख्या बढ़ रही है। कल कुछ लोग थाने के सामने आके नारेबाजी कर रहे थे, उनका समर्थन करने वाले युवा भी खूब चले गए। आपको ये समझना चाहिए, इतनी बड़ी तादाद में जब धरने होते हैं और जब सरकार की छवि खराब होती है, स्थानीय विधायकों की छवि खराब होती है, आसपास सब विधायक, 4 विधानसभाओं के यहाँ पे लोग हैं, 4 विधानसभाएं इस मामले से प्रभावित है, चारों विधायक एक ही पार्टी के हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके बीच के अंदर 2-4 असामाजिक तत्वों को वो नहीं भेजेंगे? वो यहाँ भेजेंगे, यहाँ पुलिस के 2-4 पत्थर मारेंगे, आपको उकसाएंगे कि इससे कुछ नहीं होता, बस चढ़ा दो, रोड जाम कर दो, हाईवे जाम कर दो। तो आपको इन बातों के अंदर नहीं आना है। हमारी सब लोगों की सहमति से एक संघर्ष समिति का गठन हुआ था। वो संघर्ष समिति आप लोगों से राय करके ही काम कर रही है। संघर्ष समिति जो निर्णय लेगी, जो हमको निर्देश देगी, वो सब परिवार की और आप लोगों की सहमति से ही देगी। तो धरना स्थल छोड़ के तभी जाना है जब संघर्ष समिति कहे। 4 लोग उधर आके नारेबाजी करे और सब लोग देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए वहां जाके शामिल हो गए, इसका मतलब आप इस धरने को सहयोग करने नहीं आए हो, आप तमाशा देखने आए हो। धरने को सहयोग करने वाला व्यक्ति हो सकता है 2-5 मिनट पानी पीने या कोई नैतिक कार्य करने जा सकता है, लेकिन इस धरने को, पांडाल को छोड़ के नहीं जाएगा। जो व्यक्ति इधर उधर दुकानों पे है, इसका मतलब यह है कि वो धरने को समर्थन करने नहीं आए हैं। इसलिए जो धरने को समर्थन करने आए हैं, शांतिपूर्वक यहाँ इस धरना स्थल पे ही बैठेंगे। और रही बात, अभी थोड़ी व्यवस्थाएं और हो रही है,
अभी इधर भी टेंट लग जाएगा, पीछे जितने भी लोग हैं धूप में खड़े हैं वो इधर आ जाए, काफी जगह खाली है। और अभी आप लोग शांति से बैठे और इस चीज का भी ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति असामाजिक तत्व यहाँ पे हमारे बीच में घुस के कोई गड़बड़ करने का प्रयास करे तो आप सीधा आके मंच पे बताओगे कि ये व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद राकेश जी, अच्छी बात बताई, यूनिटी रखनी है। हमारे बीच में मनजीत सिंह जी सावरात पधारे हैं, आप भी पीड़ित परिवार की न्याय की बात करने ये आए हैं। साथ में हाजी आसिफ खान भी हमारे बीच में पधारे हैं जो AIM पार्टी के प्रदेश बॉडी के आपके संयोजक हैं। आप भी हमारे बीच में आए, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आप इस पीड़ित परिवार की न्याय की बात के लिए आए। आगे के वक्ता के रूप में मैं प्रेम जी खोकर साहब से अनुरोध करता हूं कि वो भी अपनी बात रखें। प्रेम जी खोकर। पाँच लाख 3 दिनों जबकि घटना घटी 3 दिन पहले बिना लेर अपन लोग अटक बैठा हाँ और 5 लाख 3 दिन पहले 100-150 की संख्या ही काल काफी संख्या, आज भी लोग ज्यादा संख्या। तो आप लोगों की बड़ी ताकत है, आप अटक बैठा हो वो प्रशासन पूर्व को पूर्व प्रशासन अपन सुन रियो देख रियो है और बना की आइए मत सोचो कि भाई प्रशासन चुपचाप बैठो, प्रशासन का भी हाथ पग खुल है, लेकिन आपने ताकत का पग हाथ पग खुल है। मैं थाना काल भी क्यों आज भी क्यों प्रशासन ना 1 लाख आपने सब मांगा माननी पड़ी। तो मारो ये कि केबो काल आप जबकि कोई भी चीज अपन हल्की सी गलत एक्टिविटी करा बियन की एक्टिविटी अपन 1 लाख नहीं करनी है। ध्यान रखो, अगर आप शांति और अनुशासन वगैरह ये आंदोलन नहीं चलायो तो आप बिल्कुल फेल जी पुलिस सिस्टम फेल हुई ना गिरोनार गुरुपनार गुंडा ने पन पाई और वारदात हुई बिया कभी आप फेल हो जाओ अगर आप कोई गलत हरकत करती तो अपन सौगंध है भाई राजूराम की, भाई चुनी लाल की, अपन सबने सौगंध है 1 लाख कोई की हरकत मत करती थी जो अपने शर्मिंदा होनी पड़े और वो परिवार जो को त्याग करो आपने बीच में 3 दिनों बैठो है आप पर आस कर बैठो है जगह परिवार न हटू शर्मिंदगी महसूस कर जानी पड़े। तो आप लोग सबका सब प्रशासन अगर सोचे कि यार 1 दिन 2 दिन के मैं था अगर चल जाए 1 लाख पहुंच जाए मैंने हाथ गाल काट लिया करना तो वो भी ले। तो आप लोग सिर्फ शांति बैठा रहो। बाहर महाराज जी हम बाहर कहनी तो नहीं चीज है लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ क्योंकि वो राजनीतिक मंच को नहीं, फिर भी मैं आपने कहती हूँ हमारी पार्टी का जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पदाधिकारी है विधायक गण भी आपके बीच में आ रहा है तो वे भी आपने इस दुख के मायने शरीक हो रहा है। तो आपने ताकत दिनों दिन बढ़ी, आप माने चलो आपने ताकत दिनों दिन बढ़ी। पूरा राजस्थान की आज पर नजर है कि बटे कुछ चमन के मायने जो जघन्य हत्याकांड हुआ है बीच के ऊपर पूरा संपूर्ण राजस्थान की नजर है। तो भैया सब बड़ी बात विशेष तौर युवा साथियां शांति हो, कोई गलत कदम मत उठा लीजिए। आपने जो मेहनत करवाड़ी है वह खराब हो जाए ध्यान रख लो, शांति में बैठा। धन्यवाद। शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से हमें आंदोलन करना है। मैं आगे की वक्ता के रूप में हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भाई जितेंद्र जी हटवाल साहब से अनुरोध करता हूं कि वो भी अपनी बात रखें। साथ ही बता दें कि अभी तो हमारे प्रदेश की बॉडी आ रही है, ये पुलिस प्रशासन हल्के में ले रहा है। जब युवा दिलों की धड़कन भाई चंद्रशेखर आजाद इस कुचामन की धरती पे आएगा ना तो ये पूरी वहां से लगाकर बाजार तक पूरी भीड़ है, आपके समझ में नहीं आएगी। फिर आप कहोगे क्या करें हम, ताली नहीं बजाए, ताली ना बजाए। पुलिस प्रशासन इस मामले को अभी तक हल्के में ले रहा, हल्के में ना ले और इस पीड़ित परिवार की न्याय की जो हमारी मांगे वो पूरी करे। भाई जितेंद्र जी हटवाल साहब जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अपनी बात रख रहे हैं। जय भीम। साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान के हालात क्या है, कितनी लड़ाई लड़े हम लोग, ऐसे कब तक न्याय मांगते रहोगे, कितनी जगह इकट्ठे होकर न्याय मांगते रहोगे। एक दिन का दिन हो तो देखें, आए दिन कभी जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पे मारा जाता है, कभी इंदर मेघवाल को मटकी के पानी छूने पे मारा जाता है।
और इस बेशरम पुलिस की नाकामी तो ये कहूँगा, जब न्याय के लिए हमारे लोग जब इनके पास जाते हैं, जब नहीं सुनते तो ओम प्रकाश जैसे भाई को आत्महत्या करनी पड़ती है। थानों के अंदर हमारी बच्चियों को यही प्रशासन जब रेप कर देता है। कितनी घटनाएं बताएं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों की जागने का नाम ही नहीं लेते। आए दिन घटनाएं इतनी हैं कि बताओ तो कम पड़ जाए। राजस्थान के अंदर जो दलितों के हालात है वो बस से बदतर होते जा रहे हैं। किस तरीके से कल 2 दिन पहले आप हमारे भाई को राजू को और उसके साथी को किस तरह फोटो देखने पे भी मन विचलित हो जाता है। ऐसे हालात किस तरह कितनी बेरहमी से गाड़ियां चढ़ाई कि उसके हाथ और पांव अलग हो गए, लेकिन आप लोगों का टस से मस नहीं होते। आप लोग बहुत सोचने की बात है, बहुत शर्म आने की बात है। कब तक हम न्याय के लिए यूं लड़ते रहेंगे? साथियों, अभी आपको पता है कि सरकार ने एक कानून बनाया है कि 24 घंटे के अंदर बॉडी को सम्मान के साथ में दाह संस्कार किया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार का, अशोक गहलोत जी का बनाया हुआ कानून है। आज 48 घंटे हो गए हैं, बॉडी के क्या हालात है आप देखिए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि देखिए, हालात हमारे बस से बदतर हो चुके हैं। बहुत बुरे हालात हो चुके हैं कि अब आप लोगों को उठना होगा और लड़ना होगा, अपनी ताकत को समझना होगा। अगर यही किसी अन्य समाज की, किसी उच्च जाति के व्यक्ति के साथ घटना होती तो उसके एमएलए एमपी यहाँ खड़े रहते और अपराधी 2 मिनट में गिरफ्तार हो जाते। और आप लोगों के एमएलए एमपी जो बीजेपी कांग्रेस से जो चुनाव लड़ के जीत के बैठे, वो आप लोगों को कभी आंसू पोंछ रहे। हम तो राजस्थान में इतनी जगह लड़ते हैं, हमारे को तो कहीं दिखाई नहीं देते वो लोग। और यह भी हालात देख लो, ये आए दिन का काम हो गया। वो चाटुकारिता कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की। जो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं वो अपने मंत्री को खुश करने में, अपने आकाओं को खुश करने में लगे रहते हैं। जो कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, समाज मर रहा है तो मरने दो, पिट रहा है तो पिटने दो। समाज की ताकत आपको पता है। अभी थोड़े दिन पहले एक बदमाश की हत्या हो गई थी। उसको न्याय दिलाने के लिए बॉडी लेके उसकी समाज के लोग बैठ गए और 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधी पकड़े गए। और हम लोग यहाँ 48 घंटे से 3 घंटों से 3 दिनों से यहाँ न्याय के लिए लड़ रहे हैं। मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि हमारे भाई चंद्रशेखर जी ने इनको 48 घंटे का टाइम दिया था। अगर कल तक 48 घंटे पूरे होने से पहले अगर अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है और परिवार की शर्तें नहीं मानी जाती है, तो हम मुख्यमंत्री का आवास घेरने का काम भीम आर्मी, पूरे प्रदेश के लोग, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर भीम अशोक गहलोत का, मुख्यमंत्री का बंगले का घेरने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। साथियों, अभी भी वक्त है, जाग जाओ, अभी भी समय है। कब तक आप यूं लोग पिटते रहोगे? अपनी ताकत को समझो, अपने लोगों के लिए लड़ो। मैं यही कहना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद जितेंद्र जी भाई साहब। मैं आगे हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम लखन जी मीणा साहब से अनुरोध करता हूं कि वो भी अपनी बात रखें। राम लखन जी मीणा साहब। जय भीम। मैं सबसे पहले दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, तो प्रकृति उनकी आत्मा को शांति दे। और ये जो हम धरने दे रहे हैं, ये धरने हम क्यों दे रहे हैं, ये हम उससे सबसे पहले जानते हैं। जब हम एक अंगुली करते हैं तो 4 अंगुली हमारे समाज की तरफ भी आती है। और ये अंगुली इसलिए आती है कि हमने पिछले 70 साल से शायद कुछ नहीं समझा। हमें बाबा साहब ने, माननीय काशीराम साहब ने हमें वोट की अहमियत बताई, उसको भी हमने नहीं समझा। और हमने क्या किया, ऊना पैक्ट की संतानों को हमारा रहबर बना दिया। जब भी आते हैं वो किसी न किसी दल के रूप में आते हैं और हम उनको के साथ कंधे से कंधा मिला करके चुनते हैं, विधानसभाओं में और लोकसभाओं में भेज देते हैं। और जब हमारे साथ कोई घटना घटित होती है तो वो उन्हीं एसी के कमरों में बैठ करके तमाशाबीन बने रहते हैं। देखिए, ये जो पिछला 5 साल का जो सरकार है, इस सरकार की वास्तविकता को इस प्रदेश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यकों, महिलाओं को समझना पड़ेगा। इसमें एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। और वो व्यवस्था परिवर्तन क्या हुआ है? पहले भ्रष्टाचार प्रशासन से जनप्रतिनिधियों तक आता था, और ये 5 साल की जो सरकार है
सीधा भ्रष्टाचार जो है, जनप्रतिनिधियों के पास पैसा आता है और वो पुलिस को और प्रशासन को बांटते हैं। ये अशोक गहलोत की कामयाबी है पिछले 5 साल। अशोक गहलोत की कामयाबी है ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ये चेहरा जो है दलित, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों की लाशों पर राज करने वाला चेहरा है। इस चेहरे को आपको समझना पड़ेगा। ये चेहरा जो आपके सामने है, ये चेहरा आपका भला कभी नहीं करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला है? जैसे हमारे भाई जितेंद्र अटवाल जी ने बताया, बाकी वक्ताओं ने भी बताया, कन्हैयालाल जी की हत्या हुई। हम किसी की हत्या के उसमें नहीं जाते, पर कन्हैयालाल जी के परिवार को जो आर्थिक सहयोग दिया, जो सरकारी नौकरी दी, वो भाई जितेंद्र मेघवाल को क्यों नहीं दी? उनके परिजनों को क्यों नहीं दी? इंद्र मेघवाल को क्यों नहीं दी? हमारे बीच में हमारी बहन नीतू बैठी हुई है, ओम प्रकाश रेखा जी का आपने सुना होगा रूपनगढ़ में। मतलब एक थानेदार ने उनकी एफआईआर नहीं करी और उस होनहार युवा को आत्महत्या करनी पड़ी। कार्तिक भील आज भी 8 महीने हो गए सिरोही में जिला कलेक्टर के धरने पे बैठा हुआ। उनका 3-4 साल का बच्चा है, वो धरने पे बैठा हुआ है। अशोक गहलोत कहते हैं वो गांधीवादी है। मैं कहता हूँ अशोक गहलोत ना गांधीवादी है ना फूलेवादी है। अशोक गहलोत जो है वो सत्तावादी है, और सत्ता के लिए वो जितने खून कर सकते हैं, जितनी लाशों पे जा सकते हैं, चढ़ सकते हैं, वो चढ़ेंगे। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, और आप जब तक उनको सत्ता पे बिठा करके रखेंगे वो ऐसे ही आपको प्रताड़ित करते रहेंगे। आप ये बताइए, हमारे जो 2 युवा नौजवानों की जो हत्या हुई, राजस्थान और देश की पुलिस के बारे में एक कहावत है कि भारत की जो पुलिस होती है ना, उसको अपराध होने के 24 घंटे पहले पता होता है कि कहाँ अपराध होने वाला है। पकड़ने की बात तो दूसरी है। आप ये बताइए, आज 48 घंटे से ज्यादा हो गया, उनको पता है किन लोगों ने उनकी हत्या की है। उन्होंने एक वाहन को भी पकड़ा है। वाहन को पकड़ा है तो वाहन के साथ दूसरे वाहनों का भी पता होगा कि भाई उसका नंबर क्या था। और ये MN दिनेश साहब, ये सवाई माधोपुर में SP हुआ करते थे। मैं MN दिनेश साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, सवाई माधोपुर में वहां की महिलाओं ने डंडे मार मार के इनको भगाया था, इनका तबादला हो गया। पर ये डंडे मारने की नौबत आती क्यों है? ये इसलिए आती है कि MN दिनेश जैसा अफसर कानून का गुलाम, सत्ता का गुलाम बन जाता है, कानून को छोड़ देता है। ये MN दिनेश साहब, आप सुन रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे, रोज 1500-2000 युवाओं को गिरफ्तार कर रहे हैं जिनका अपराध करने की संभावनाएं हैं। और इनकी आंखों के सामने ये जिस थाने में बैठे हैं या जिस ऑफिस में बैठे होंगे, उससे मुश्किल से 20-25 किलोमीटर दूर उनके जो हमारे जो राजू और उनके हत्यारे हैं, वो उनके पास ही बैठे हो सकता है, उनके साथ थाने में भी बैठे हो। वो नहीं बैठे तो उनके जनप्रतिनिधि बैठे हो। ये जो सारी की सारी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था इस सरकार ने बदली है। और इस सरकार ने जो भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच किया है, जो भ्रष्टाचार जो फैलाया है, ये सारी की सारी कमीशन वाली कहानियां हैं। ये जो मारने वाले जो लोग हैं, ये इनके एजेंट हैं। किसी जमाने में ऐसे लोग होते थे जिनको हम राजसत्ता की बात कहते थे, तो राजसत्ता उनको दे दी जाती थी जो गुंडे बदमाश होते थे। वो गुंडे बदमाश जो है, इनके आजकल पैसा कमाने वाली मशीनरी है, और इनको पता है वो कौन है, पर ये पकड़ना नहीं चाहते। हम पकड़ेंगे क्यों नहीं? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन वो पकड़ेंगे और अगर उनकी तहकीकात ठीक से हो गई, तो इस प्रदेश का मुखिया अशोक गहलोत, उनके SP, उनके कलेक्टर, उनके DIG, उनके IG सब इसमें फंसेंगे। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कारोबार है, ये नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे तक चल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, अभी ताजा अशोक गहलोत कहते हैं, वो कहते हैं मैं उन्होंने सुशासन दिया है। सुशासन नहीं दिया है उन्होंने। अभी परसों ही उनका एक OSD है, उनका खुद का OSD, जो कि करोड़ों की रिश्वत लेने के लिए उनके पास खुद के पास सूचना आ गई, और उन्होंने उसको चार्ज लेकर के दूसरे OSD को दे दिया। ये यहाँ की व्यवस्था है। एक दूसरे को हटा करके दूसरे के पास तीसरा ढूंढा जाता है, और हमको तब तक ढूंढा जाएगा जब तक हम हमारा वोट जो है सही आदमी को नहीं देंगे, सही पार्टी को नहीं देंगे। और ये जो है, ये राजनीतिक बातें नहीं है, पर ये बात हमको समझनी पड़ेगी। मान्यवर कांशीराम जी ने जो कहा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पर जब तक हम इनको राज में बिठाते रहेंगे, तब तक हम ऐसे धरने लगातार करते रहेंगे, और कर रहे हैं। आप पिछले 5 साल में देख लीजिए, अनगिनत धरने हमने किए हैं, किसी एक में भी रिजल्ट मिला है? ये बहन नीतू बैठी हुई है हमारे बीच में। नीतू का जो परिवार है, रूपनगढ़ में हम किस स्थिति में थे,
पर हमको क्या मिला? कुछ नहीं दिया है सरकार ने। वहां के जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने मुश्किल से 5 लाख रुपए का वो दिया। ये जो अभी जो योजनाएं गिना रहे थे, ST/SC एट्रोसिटी इनके बाप का है। ST/SC एक्ट तो हमें बाबा साहब देके गए, संविधान में हमारी व्यवस्था करके गए हैं। हमें 8 लाख मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे, वो तो हमारा हक है, कानून है हमारा। ये क्या दे रहे हैं हमको? भाई अभी कह रहे थे जोया जी कि जिनके पास जमीन नहीं है उनकी तारबंदी करेंगे। जमीन नहीं है तो तारबंदी का पैसा देंगे। जिनके पास पहले से मकान है उसको प्रधानमंत्री आवास देंगे। ये सरकार और ये पुलिस प्रशासन और ये एडमिनिस्ट्रेशन ये बेवकूफ बनाना भूल जाए। अब इनके जाने के दिन आ गए हैं और ये आपको तय करना है कि आने वाले समय में इनको सत्ता में आपको नहीं बिठाना है, सत्ता से इनको बेदखल करना है। जिस दिन आप सत्ता में बैठ जाएंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आपके साथ ना कोई अत्याचार होगा, ना अन्याय होगा, ना आपकी बहन बेटी होगा, हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठा कर देखे। जैसा कि भाई जितेंद्र अटवाल जी ने आपसे कहा, रात 11:08 पर माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने एक ट्वीट किया है और वो राजस्थान के CM को ये उन्होंने कहा है कि आप 48 घंटे में अगर परिवार की शर्तें नहीं मानते हैं और मृतकों का ससम्मान अंतिम संस्कार नहीं करते, जो आपकी जिम्मेदारी है, तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जो उसके बारे में हम आपको जैसे 48 घंटे होंगे तो अगली बार उसकी सूचना देंगे। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो संघर्ष समिति है, संघर्ष समिति से मेरा एक निवेदन है कि एक FIR में अभी पढ़ रहा था जो हमारे बच्चों की हत्या के ऊपर हुई है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप चाहें, आप में वकील और सारे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। सरकार ने एक कानून बनाया है कि 24 घंटे में मृतक का अंतिम संस्कार होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ के कलेक्टर और SP और यहाँ के जो मुख्य सचिव हैं उनके खिलाफ इस थाने में FIR दर्ज करवाएं कि हमारे बच्चों का अंतिम संस्कार सह सम्मान अनुच्छेद 21 के तहत क्यों नहीं हुआ है, और उनके परिवार की जो है मांगे हैं उनको पहले माने और उनका उसके बाद सरकार जो कानून बनाया उस कानून के तहत उसकी जो है सह सम्मान उनका अंतिम संस्कार करवाएं। और मेरे अगर आपको निवेदन लगता है तो एक FIR अभी आप लिखिए और SP और कलेक्टर के खिलाफ FIR लिखिए कि आपने जो है संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया है, जो कि आपको ससम्मान उनके अंतिम संस्कार करने का जो है दायित्व दिया गया है संविधान में। और उनका जो परिवार है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के बच्चे खोए हैं, हमने हमारे समाज के बच्चे खोए हैं, होनहार बच्चों को खोया है, तो उनको जो आर्थिक सहायता, हम किसी के लिए भीख नहीं मांगते। ये हम चाहेंगे तो एक दिन अभी सब WhatsApp पे एक ग्रुप बनाएंगे और ये जो देंगे उससे 4 गुना दे देंगे। पर कन्हैयालाल को जब दे सकते हैं, दूसरे केसों में दे सकते हैं, तो इनको भी देना चाहिए। जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, जितने भी जो लोग हमारे हैं उनको जो है इनको देना चाहिए। ये मैंने यही अपनी बात कहता हूँ। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद मीणा साहब, अच्छी बात बताई कि हमारे साथ में दोगली नीति होती है और ये सरकार आपके उदयपुर कांड में 50-50 लाख रुपए और 2-2 सरकारी नौकरियां दी है, और हमारे मामलों में ये सरकार दोगली नीति अपनाती आई है। और पुलिस तो वास्तव में ही, मैं कल भी बात कही थी, ये परसों भी बात की थी कि अगर मोटरसाइकिल वालों अगर बिना हेलमेट लगाया अगर वहां के पास हूं, अगर यहाँ गुजर जाए जानो पाकिस्तान को बॉर्डर ही पार करिए, पूरी पुलिस भी लारे भागे, यहाँ की भी गाड़ी लारे भगा दे। लेकिन आज कितना घंटा हो गया, पुलिस न तो नाकाबंदी कराई नागौर में, न राजस्थान अति बड़ी घटना हुई, बाबू कोई दोष ही को नहीं, बे गेले गेले चल रहे आपका, गेले गेले आपका काम जा रहा है, कोई दुश्मनी हुए कोई और हुए बात और देखा। अरे मान लो बिना हेलमेट लगाए दो आदमी मतलब कानून को उल्लंघन कर लिया, बिगड़ सके 20 किलोमीटर तक लारे भाग जाए और अपना 2 मिनट मारे, बाकी और तक आगे नहीं कोई सूचना ही को नहीं। ढूंढ रहे, प्रयास जारी है, हम नजदीक हैं, हम अट्ठे पू गया, मैं बट्टे पू गया, 4 SP लगा दिया, मैं खुद ADG क्राइम का साहब आ गया अठे, लेकिन का नहीं अभी तक नहीं है। अरे इनमें कहीं न कहीं मन लगे महेंद्र जी चौधरी विधायक को हाथ लगे ठहर खटे, आरोपियों के पीछे हाथ है ये महेंद्र चौधरी को। स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, 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 स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं आगे के वक्ता के रूप में हमारे बीच में मेघवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष रुगनाथ जी मेघवाल साहब, सारे
नागौर जिले के मेघवाल समाज के अध्यक्ष सरदार भदन लाल जी मेघवाल भी पधारे हैं, वो भी हमारे बीच में, वो भी अपनी बात रखेंगे। रुगनाथ जी मेघवाल। हेलो हाँ साहब, जयकारा लगाना है। बाबा साहब भीमराव, बाबा साहब भीमराव। साथियों, सबसे पहले मैं दो बच्चे जो गए हैं, राजूराम और चुनीलाल, उनको मैं नमन करता हूं और उनकी शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको शांति दे। साथियों, ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, मगर आपको मैं विस्तार में बताऊंगा। सबसे पहले ये 36 कोम की जाजम है, इसको मैं नमन करता हूं, और जो दूर दराज से यहाँ पधारे हैं उनको भी मैं नमन करता हूं। मैं मेघवाल समाज से हूं और पुलिस एसआई से रिटायरमेंट हूं, और मैं पूर्व मेघवाल समाज का अध्यक्ष रहा हूं। डरने की कोई बात नहीं है, जो डरता है वो मरता है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो आज के बाद। श्रीमान जी, आपसे मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये जो अपराध हुआ है होना ही नहीं चाहिए था। ये अपराध पुलिस की लापरवाही से हुआ है। डीडवाना के अंदर एसपी साहब, कलेक्टर साहब विराजमान है, और डीडवाना से लेकर के कुचामन 40 किलोमीटर है, तो यहाँ रात को ये पेट्रोलिंग होनी चाहिए। हाईवे पर 3-4 हाईवे है, एक सुजानगढ़ है, एक नागौर है, एक कुचामन है, एक सीकर है। 4 पेट्रोलिंग होती तो ये अपराध ही नहीं होता। मैं दावे से कहता हूं कि जिसके पास कानून है, जिसके पास शक्ति है, वो शक्ति अगर काम में ले तो आज तक अपराध नहीं हुआ है। मैं इस थाने में रहा हूं आज के 20-24 साल पहले। इस थाने के अंदर 16 स्थायी वारंटी थे। स्थायी वारंटी किसको कहते हैं? जो अपराध करके गुम जाते हैं और भारत के किस कोने में जाके छुप जाते हैं। उनमें से 16 स्थायी वारंटियों में से मैंने 14 स्थायी वारंटी तलाश करके और इस थाने में पेश कर दिए थे, और 2 शेष स्थायी वारंटी लिए जब मेरी गैरहाजिरी डाल के और मुझे ऑन पेपर लाइन के लिए रवाना कर दिया गया। मैंने एसपी साहब से निवेदन किया कि मैं इस थानेदार जी के खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगा। मैंने पूरा कागज और पुलिंदा इकट्ठा किया, तो उसे थानेदार जी ने एसपी साहब से जाकर के मिले कि वो एक सिपाही, मैं उस टाइम सिपाही था, एसआई से तो अभी डीडवाना ट्रैफिक इंचार्ज 2 साल रहा। मैं ट्रैफिक इंचार्ज इतने मैंने शालीनता से नौकरी की, आज तक कोई पुलिस का कर्मचारी शालीनता से नौकरी नहीं कर सकता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब है, इस कुचामन थाने के अंदर मुझे लाइन में भेज दिया गया, और उस थानेदार जी ने एसपी साहब से संपर्क किया कि एक सिपाही होकर के मेरे खिलाफ हाईकोर्ट जा रहा है। तो उसी एसपी साहब ने मुझे बुला करके कहा, कितने दिन हो गए नौकरी छोड़े? मैं नौकरी नहीं छोड़ी है, मैं 45 दिन से गैरहाजिर हूं। मैं एक दिन गैरहाजिर हो गया, मैं मुलजिम की तलाश में गया था, और 14 मुलजिम मैं राजस्थान से ढूंढ के ले आया, भारत से ढूंढ के ले आया। तो मेरी गैरहाजिरी एक दिन में कैसे लगा दी? क्योंकि वो कुचामन का मुलजिम था, जो उनका मसीहा था, जो कमरपूत था। मैं डरने वाला नहीं हूं, चाहे कोई भी सुन ले कान खोल करके। मेरी जिस दिन जो होना है होके रहेगा। साथियों, बुलंद हो जाइए। आप जिसको चुनते हैं वही आपका कत्ल करवाते हैं, आप उसको वोट देते हैं वही आपको मरवाते हैं। आज यहाँ का विधायक कुछ भी नहीं बोल रहा है, 3 दिन हो गए। उन मासूम बच्चों को, उनके परिवार की क्या हालत है, उनके माँ बाप की क्या हालत है। वो रोटी खाए बिगड़ बैठे हैं, वो सोए बिगड़ बैठे हैं, और आप लोग इस जाजम पर बैठे हैं। चलो आगे चलता हूँ। फिर एसपी साहब ने थानेदार जी से कहा कि साहब, इस आदमी को हम वापस कुचामन भेज देते हैं। तो एसपी साहब ने मेरे को बुलाया, और मैं गांव बैठा था, मेरे पास राज का आदमी आया, कहा आपको एसपी साहब बुला रहे हैं। मैं एसपी साहब के पास गया, श्रीमान जी बताइए, कहा आपको नौकरी नहीं करनी है? सर, मेरे को नौकरी करनी है, मैं राज का आदेश की पालना कर रहा था। मैंने 14 मुलजिम पकड़ लिए, 15वें मुलजिम की तलाश में गया, और शाम को मेरी गैरहाजिरी लगा दी, और थाने वाले टोटल थानेदार जी के खिलाफ हो गए कि या तो ये सिपाही रहेगा या हम रहेंगे। इस यूं कह करके थानेदार जी ने मेरा ट्रांसफर करा दिया। एसपी साहब, अब क्या चाहते हो? कि चलो तुम्हारी मैं मेडिकल कर देता हूं। मेरी मैं 45 दिन की मेडिकल कर दी, और मेरे से पूछा वापस कहां जाना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं उसी जगह जाना चाहता हूं
जहां मैं कुचामन से आया हूं। तो एसपी साहब ने पुनः मुझे इसी थाने के अंदर भेज दिया। मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, मैंने 14 मुलजिम एक साथ गिरफ्तार, यानी बारी बारी से गिरफ्तार किए, कोई 10 दिन में, कोई महीने में, कोई 20 दिन में, यूं करके मैंने गिरफ्तार किए। तो एसपी साहब ने कहा जाइए आप वापस कुचामन जाइए। मैं यहाँ कुचामन आकर के मैंने यहाँ आकर के आमद करवाई, तो यहाँ सभी ने एकजुट होकर के थानेदार से कहा कि इसको वापस निकालो, ये कैसे आ गया यहाँ। तो उन्होंने सबने मिलकर के एक तय किया कि इसका ट्रांसपोर्ट लाइन में कर दिया गया, वापस आ गया बिगर आदेश के, इसको पुलिस लाइन के लिए रवाना किया जाता है। मुझे वापस लाइन में भेज दिया गया, मैं लाइन में चला गया। फिर वापस मेरे से एसपी साहब ने पूछा क्या बात हुई, कुचामन में तेरे को कैसे नहीं रखा। मैं कहा सर वहां पूरा स्टाफ मेरे से नाराज हो गया, मैंने काम किया और स्टाफ थानेदार जी से मिल करके और मेरे को वापस लाइन में भिजवा दिया है। अब कहाँ जाना चाहते हो। मैं क्यों वापस, मैं कुचामन जाना चाहता हूँ। हकीकत बात है, कोई मेरा साथी यहाँ सुनता है तो उनको मालूम है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने भारत के अंदर काम किया, डंका बजा करके पुलिस की तलाश में जाता, अकेला जाता, किसी को साथ लेके नहीं जाता, और वहां तलाश करके 2-3 दिन चाहे मुझे उस मजदूर या उस मुलजिम के साथ जो काम कर रहा है वो काम करना पड़े, 3-4 दिन में वहां स्थानीय पुलिस से, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, वहां की स्थानीय पुलिस से मदद लेकर के और उस मुलजिम को अकेला लेकर के मैं यानी थाने में आता। एक थाने की बात है, एक थाने की बात नहीं है, जहां भी मैं रहा वहां मैं लेकर के आया। अच्छा अब क्या है, एसपी साहब ने मुझे वहां यहाँ वापस सीओ ऑफिस में भेज दिया। तो हमारे डिप्टी साहब ने कहा कि ठीक है, पहले तेरे को लाइन में भेज दिया, अब यहाँ गया आराम से नौकरी करो। फिर मैं यहाँ डिप्टी साहब के पास आ गया। डिप्टी साहब ने इसलिए रखा, डिप्टी साहब के आदमी मैं दिल्ली से लेके आया था अकेला, जो आदमी गुम हो गए थे उनको लेके आया, इसलिए डिप्टी साहब ने मुझे गले लगाया। फिर थानेदार जी मिठाई का पैकेट लेके गई डिप्टी साहब के पास कि यार हमारे इनसे राजीबा कराओ, ये सिपाही है इसलिए। नहीं कोई बात नहीं, तो मैं तो आपने खड़ा किया, मैं तो बोल रहा हूँ, आपकी इच्छा है, आपको तो मैं बंद कर दूं, कहीं शॉर्ट में कहूंगा मैं। कहने का मतलब मैं यहाँ फिर थानेदार जी, भारत माता की, भीमराव डॉक्टर, भीमराव डॉक्टर। साथियों मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ और अब आगे और बताऊंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं डिप्टी ऑफिस में आ गया और थानेदार जी विद्या प्रकाश यादव थे जो मिठाई का पैकेट लेकर के हमें राजीपा करवाया। राजीपा मुझ पर मजबूरन करना पड़ा कि तेरे को नौकरी करनी है इसलिए रहना पड़ेगा। तो वहां में स्थापित हो गया। चलो कोई बात नहीं, आई गई बात। अब मैं थाने का ही काम करने लगा, डिप्टी साहब का काम करने लगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि डीडवाला के अंदर एसपी और कलेक्टर दो छोटे बड़े बाबू बैठते हैं, सबसे बड़े हैं वो। और कहने का मतलब वो जनता के क्या है, बाबू है, जनता के सेवक है। वो दोनों बैठे बैठे डीडवाला से कुचामन, सीकर की तरफ, सुजानगढ़ की तरफ, जाइल की तरफ 4 हाईवे है। वो पेट्रोलिंग अगर भेज देते तो ये जो मासूम बच्चे और राजू और चुनीलाल को जो खत्म किए हैं वो लोग उस रोड पे नहीं होते। उनको ये पता होता कि पुलिस घूम रही है, ये पुलिस अगर अपन अपराध कर देंगे तो पुलिस अवश्य पकड़ेगी। इसलिए वो राणा सर जो स्टेशन है वहां वीडियो चला आधा पूर्ण घंटे, और आधा पूर्ण घंटे में उन बच्चों का इंतजार किया है। और 40 आदमी थे, एक आदमी नहीं था, कम से कम 40 आदमी थे। उन 40 आदमियों ने जो ही वो मोटरसाइकिल आई और आते ही उन्होंने देखा और देख करके उनका पीछा किया स्कॉर्पियो ने। फिर उनके पीछे वो गई आपके बोलेरो और फिर गई वो पिकअप के अंदर आदमी बैठ करके उसका पीछा किया। अब ये कहते हैं कि वो तो और कोई मारने गए थे। अरे भाई, किसी को मारने तो उनका उद्देश्य तो था ना किसी को मारने का। तो श्याम नहीं मरा तो राम उसको, राजू को और चुनाराम को मार दिया। सीताराम बक्साराम बस बच गया, कोई बात नहीं। मगर उनका जो ध्येय था, जो उनका मकसद था, जो उनका निर्णय था वो कर चुके। साथियों ये एरिया के हैं, कहीं दूसरी जगह के नहीं है। मैं भारत से जब मुलजिम को पकड़ के ले आया तो एरिया के अंदर क्या छुप सकते हैं? क्या बताइए, छुप सकते हैं क्या? कभी नहीं छुप सकते। चाहे डीजी साहब हो, चाहे सीएम साहब हो। सीएम साहब ने जोधपुर के अंदर भौरी कांड हुआ था और उस भौरी कांड में
उसके बाल और हड्डियां जो बाल करके और नदी में बहा दी थी, और सीएम के आदेश से पुलिस ने बरामद करके और महिपाल को जेल में डाल दिया था। यह गलत है, सही बता दीजिए। आज अगर सीएम साहब चाहते हैं, सीएम किसके पीछे है? आपके पीछे है, नहीं कि सीएम आपके पीछे। इस जनता के पीछे सीएम है। सीएम अगर आज चाहते हैं तो 2 घंटे के अंदर वो मुलजिम आ सकते हैं, मगर सीएम चाहते हैं कि कल वोट है और यहाँ का विधायक और आसपास के विधायक दब जाएंगे, इसलिए वो उन पे दबाव नहीं देना चाहते हैं। साथियों, मैं ज्यादा नहीं करना चाहता, बहुत वक्त है। इस जाजुम को मैं सलाम करता हूँ। सबसे पहले हमारी मांग है सीबीआई से जांच हो। और क्यों सीबीआई से जांच हो? अगर सीबीआई से जांच नहीं होगी और स्थानीय पुलिस और जो डीजी साहब इनको गिरफ्तार कर लेंगे, एक एक को निकाल देंगे, मात्र 2 आदमी बचेंगे, वही गरीब बचेंगे, पैसे वाले नहीं बचेंगे। इसलिए साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं, आप डटे रहिए, आप सीबीआई की मांग करिए। सीबीआई के अंदर इन लोगों में कौन कौन प्लस होते हैं, कौन कौन बाहर निकलते हैं, बाहर की खाद निकल जाएगी। बताओ कितने लोग हैं सीबीआई की जांच कराना चाहते हैं? नीचे हाथ करिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी को कोई नहीं मार सकता है, जो जैसा कर्म करेगा उसको अवश्य फल मिलेगा। साथियों, मैं 40 साल नौकरी करके आया हूं बेदाग। मेरे पीछे मैं कभी भी किसी के साथ नहीं रहा, गलत आदमी के साथ नहीं रहा, सही आदमी के साथ रहा हूं। ईडवाड़ा के अंदर मुझे ट्रैफिक इंचार्ज लगाया, मैंने किसी आदमी को परेशान नहीं किया। हमारे अफसरों ने मुझे परेशान किया कि इसको उठाइए, तो इसका नहीं किया। क्यों उठाऊं इसको? तुम्हारे पैसों का लेन देन है, इसलिए मैं नहीं उठाता। श्रीमान जी, आखिरी में मुझे 6 महीने शेष रहे, तब मुझे सीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर सीबीआई से जांच नहीं कराओगे तो आपकी लीपापोती हो जाएगी। आपको उन बच्चों को, जो मासूम बच्चे चले गए हैं, उसको अगर न्याय दिलाना है तो सीबीआई की मांग अटल रही है। ईडवाड़ा के अंदर पायलट प्रकरण हुआ था और हमारा जो एजेंडा था, जो हमारा मंच के जो प्रतिनिधि थे, वो अड़ के बैठ गए थे, उसमें मैं भी शामिल था। एसपी साहब और कलेक्टर साहब से अड़ के बैठ गए, हमने दस्तखत कराए थे उनसे कि हमारी ये 4 मांगे हैं, ये 4 मांगे आपको माननी पड़ेंगी। एसपी साहब, कलेक्टर साहब ने रात की 12 बजे दस्तखत करके दिए। श्रीमान जी, इसलिए आप लिफाफोती मुँह से किसी की मत मानना, आप लिखावट लेना। एक लिखा और 100 चखा। अगर 100 आदमी चखेंगे तो लिखावट एक ही होगी तो चलेगी। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सीबीआई की मांग करिए, कोई पैसों की मांग नहीं करनी है। चाहे कन्हैयालाल को करोड़ रुपए दे, चाहे 10 करोड़ दे, आपके ये लाभ चले गए हैं, ये अरब रुपए या हिंदुस्तान पूरा खर्च हो जाएगा तो ये नहीं आ पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपके दिल में अगर जान है, एक बार जयकारा लगाइए, बाबा साहब, बाबा साहब, हमारी एकता, हमारी एकता। तो साथियों, किसी से डरना नहीं है। अगर जिसको कोई मारेगा तो चुनीलाल की जैसे, राजू राम की जैसे हम उसे मार देंगे। कोई बात नहीं, मार देते हैं तो हिम्मत रखनी है। जो हिम्मत रखेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हिम्मत नहीं रखेगा वो पीछे हटेगा। इसी प्रकार में एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आपकी इच्छा तो सुना दूं? कहने का मतलब है, सूर्य उदय रोज होगा और आज तक पूर्व है वो नहीं रहे, और हम और आप भी नहीं रहेंगे। समय अनुसार और उम्र के अनुसार जाना पड़ेगा। इसी प्रकार मेरी नवा थाना के अंदर पोस्टिंग थी, तो नवा थाना के अंदर मुझे कोई जानता है तो बता दो। एक हमारे कन्हैया वो था, पार्समल जैन था, एक किंग थाने का। वो थाने के अंदर जितने लड्डू बांटता वो बढ़ते, जो थाने के अंदर जितना करते वो होता। हमेशा क्या होता है, थाने के अलग अलग डिवाइड रूम में बटा होता है, वो काम ये करेगा, वो काम ये करेगा, वो काम ये करेगा, अलग अलग होता है। तो वो पार्समल चाचा क्या हुआ कि वो, अरे भाई साहब आपको तकलीफ है तो मैं बैठ जाऊं। तो पूरी करो। हमारे नावा के अंदर क्या हुआ, नावा से पहले, अरे सुनो तो सही, हमारे नावा से पहले ढीठवाड़ा थाने के अंदर एक एसआई ने एसआई को जेल में डाल दिया था।
एसआई को एसआई ने जेल में डाल दिया था। और मैं दावे से कहता हूं, मैं संतरी था रात की 12 से 4 बजे तक, और वो एसआई जेल में था, उसको 3 बजे बाहर निकलवाया और उसकी टोटल कार्रवाई मैंने की और उसकी मदद की। आखिर में यह वाकया हमारी गलतियां होगी, चलो कोई बात नहीं। वो एसआई नवा पहुंच गया और वहां जाते ही मेरा ट्रांसफर हुआ और कहा कि ये फला आदमी गाड़ी दे करके कहा आ रहा है। तो मैं वहां पहुंचा तो मेरे को थानेदार जी अच्छी नजर से देख के, मैं क्या अकाउंट का काम करता है, टीए बिल बनाना, मेडिकल बनाना, जो भी मैं करता काम। तो क्या होता है, जो काम करता है उसका हर आदमी प्लस में होता है। तो थाने के अंदर करीब लोग, हेलो, अब क्या हुआ वहाँ काम करना बंद कर दिया। वो एसआई साहब ने थानेदार जी को मेरी भोड़ावनी दे दी कि ये बदमाश आदमी है। भाई बदमाश की श्रेणी क्या होती है, आप पीछे उसका रिकॉर्ड उठा के देखिए। काम में पूछिए इसने कितने आदमी मार दिए और थाने में इसने कितने आदमी छोड़ दिए। रिकॉर्ड होता है हर काम, हर आदमी के पीछे कुछ न कुछ प्रूफ होता है। जैसी वो अपने साथ होता है, हर आदमी उसकी सूचना पहुंचा देता है कि यह आदमी ऐसा है। तो वह क्या हुआ, वो पास मिल दिया थाने के अंदर और शाम को एक बोतल लेके आए। अरे साहब कहने दो मेरे को, गोखले कैसे नहीं कहूंगा, अरे कहने दो मुझे, मैं फांसी से नहीं देता। अरे सुनो भाई सुनो, हेलो, जो ईमानदार किसी नहीं डरता है, ईमानदार आदमी किसी से नहीं डरता है साथियों। अरे नहीं साहब, छोटी सी बात बताइए, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, 2 मिनट 5 मिनट का मौका दो। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस अगर चाहती है तो पानी में खोज काट लेती है और बाल के खाल निकालती है। बाल के खाल होती है क्या, बाल के खाल होती है क्या, नहीं होती है, बाल की खाल निकाल लेती है पुलिस। मगर स्थानीय विधायक साहब का अगर आदेश होगा कि एसपी साहब, कलेक्टर साहब उन मुलजिम को अरेस्ट करने, तो वो 24 घंटे में नहीं 5 घंटे में आ जाएंगे। मगर सर, अरे साहब विधायक साहब दूसरे आ जाएंगे, तीसरे आ जाएंगे, चौथे आ जाएंगे। मगर मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये अगर जनता अटल रहेगी सीबीआई से जांच करने के लिए, चुनाराम और राजूराम के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उस अपराध में सीबीआई से जांच करने के लिए आप तत्पर रहोगे तो अवश्य सीएम गहलोत जी अवश्य आपकी सुनेंगे। और अगर आपने ये धरना बिगर सीबीआई जांच के, बिगर प्रूफ के अगर ये धरना स्थगित कर दिया तो आपकी सुनाई कहीं नहीं होगी, ना आपको कोई सुनेगा और नहीं आप जाकर के कहीं वाह कह सकते। मैंने बहुत कहा, गलती है तो मुझे माफ करना। और कोई भी अधिकारी कर्मचारी है वो अपने में से अलग नहीं है, उनके भी बहन बेटी भाई है, उनके भी साथ कहीं ऐसा अपराध हो जाए तो वो किसकी शरण लेंगे। तो साथियों कोई नाराजगी नहीं है, ये चलता आता है। और मैं सबसे माफी चाहता हूँ और जाजिम को संपूर्ण को मैं नमन करता हूँ। 36 कौम के व्यक्ति है, इसलिए एक समाज का नहीं है। ये राजूराम चुनाराम एक समाज के नहीं है, भारत के पूरी समाज के हैं। बाबा साहब, बाबा साहब, भारत माता की गलती हो तो माफ करो। आपकी कोई गलती नहीं है, आप पुलिस में रहे, पुलिस की पोल खोली है पूरी के, पुलिस में हुए तो है कि गड़बड़ छोड़ लीजिए भाई। पुलिस वाला कोई मेंबर है तो थाकी पूरी पोल खोली है, लेकिन अभी थोड़ी सी कमियां है। अब समाज वाला घना ही मांगेगा, पुलिस वाला साथ रहे और अब पायलट प्रकरण हुई और आपके ये खाकोली प्रकरण हुई हो। तो खाकोली प्रकरण के बाद रवि जी, मंजीत भाई साहब ये सब साथ है, भीम आर्मी, भीम सेना का सब लोग साथ है और भी कौम का सब साथ है। मगो साथ दियो जो मगे नावाड़ा सीआई साहब और जसूनगढ़ सीआई साहब मुकुट बिहारी जी मीणा और धर्मेश जी दाईमा एक यो थे वो पोस्टमार्टम करा लियो। मैं मुलजिम तड़के गिरफ्तार कर लिया। मैं क्यों थे मगर समाज का और शेड्यूल कास्ट का, एक समाज की मैं बात कौन करा थी, शेड्यूल कास्ट का हो था कि बात मानना थे, थानी बात पक्की है गए क्यों। हाँ हमारी बात एकदम लो जुत्ती पक्की है। जब मैं क्यों ठीक है पोस्टमार्टम था केड़ा करावा, गणेश जी भी सागा, गणेश जी हम हाँ मरी क्यों, हाँ पक्की बात है। अब कहीं पोस्टमार्टम तो करा लियो, पोस्टमार्टम कराए में मोला शुरू रवाना हुआ। अतर में गोमाराम जी है जो मानव अधिकार आयोग को नोटिस पकड़ा दियो भी भाई क्यों ले भाई अंतिम संस्कार करनी ही पड़ी। वो भाई रोबा लागे और मैं भैया रो मता रहे, पुलिस है, राजस्थान पुलिस है,
ये अपन सामने करनी पड़ी। अब मैं हटाया आगे भारत और पाकिस्तान को से युद्ध हो गयो। गणेश जी के लड़ाई तो बटे डीडवाड़ा सर्किल की और पड़ी है कुचामन सर्किल में माके तो आप फांसी होगी। अब काई करा मैं क्यों आप फांसी तो जब तक सुन जी नहीं ना जब तक मैं थाके छाती पर मूंग ये इधड़ा जब तक न्याय नहीं दो। तो बाद में बटे मैं हटे मेघवार समाज भवन में हटे धरनू देवा सगड़ा समाज का साथ है और एक धरनू बटे चाले बटे बूढ़ियान केवे मैं तो गोमाराम जी केवे अब लाश निकाली और चढ़ाई थे तो ये अग्रो अब पो लड़को केवे अरे महुआ कोरी जे हमारे पापा को हाथ को लगे रे भाई दे रे राग की करसिया क्योंकि अब ये भी पीड़ित परिवार वाला कह के कीर की करा क्या पूरी पुलिस है ने जिकी परीक्षा बेजंग नहीं लेवे और परीक्षा की पीछे लेवे जिका ये विदाई करे ठगा एमएलए एमपी मुख्यमंत्री बे या चाहे के यार अपन अगली बार हार जाई अरे इक समाज का है या इक लिंग का आदमी है गड़बड़ हो जैसी। बाद में मैं कुछ लोग भट्टे किया और गोमाराम जी चैलेंज करे ये भाई रवि मेघवाल और भीम आर्मी के विक्रम जी और सब हम साथ में थे कि अगर लाश निकालोगे तो गाड़ी निकलेगी हमारी छाती के ऊपर से आप लाश निकाल के दिखाओ। और थोड़ी देर बाद में 4 मुलजिमा ने गिरफ्तार कर बता दिया कि 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं अब लाश का अंतिम संस्कार करो। तब हमने अंतिम संस्कार एक तो वो पहले निकल गयो एक काम में साउल को करियो एक मुलजिम पहले यहाँ पकड़ियो के चेतन डूटी को पुतलो चलाओ पुतला में एक मुलजिम निकल भाजो क्यों पकड़ियो और काम तो करना पड़ेगा लेकिन धेरे की परीक्षा मतलब ये बहुत बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ है। निर्दोष लोगों को तो को मारा आपने पूरे भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आलोचना हो रही है कि दलितों को बेकसूर मारा जा रहा है बेकसूर। इसलिए पुलिस प्रशासन के लोगों सुन लो ये पूरे नेशनल नहीं इंटरनेशनल न्यूज चैनल है वहां तक बात पहुंच चुकी है इसलिए कान खोलकर सुन लो इस पीड़ित परिवार के न्याय की बात करो। मैं आगे के वक्ता के रूप में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रभारी सतपाल जी चौधरी हमारे बीच में पधारे हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं। सतपाल जी चौधरी साहब। जय भीम। सारी घटना से आप लोग वाकिफ हो लेकिन इसकी तह में जाओगे तो बहुत सारी बात उखड़ के सामने आएंगी। अभी दरोगा जी कह रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन 10 साल के 15 साल के हुकूमत के दौरान सबसे ज्यादा यदि किसी की साख खराब हुई है तो सीबीआई और ईडी है। उस पर भरोसा नहीं रहा इस देश की जनता का। अब जांच कौन करे ये तो आम जनता जांच तो हुई हुई है। एक बयान पुलिस का पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी का ही बयान है कि वो तो और किसी को मारने आ रहे थे और इनको मार दिया गलत फहमी में मार दिया। मतलब गुंडे और बदमाश और माफिया यहाँ मर्डर करते घूम रहे हैं और पुलिस को उनकी जानकारी रहती है। इससे यह साबित होता मैंने LLB की है वकालत की है इसलिए मैं ये बात उठा रहा हूं। और जिस तरह की हत्याकांड ये नरसंहार का गढ़ बन गया राजस्थान दलित नरसंहार का गढ़। NCRB का डाटा ये कह रहा है कि पूरे देश में दलित अत्याचार में दूसरे नंबर पर राजस्थान। और अभी हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामलखन मीणा जी बता रहे थे कि जो कानून बनाया मुख्यमंत्री ने खुद ही कि 24 घंटे के भीतर सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए उसका खुद ही पुलिस और प्रशासन उल्लंघन कर रहा। तो इस नियम के वायलेशन में FIR दर्ज होनी चाहिए कलेक्टर के खिलाफ और SP के खिलाफ और दोनों को जेल जाना चाहिए। दो बात साबित हो गई इनका ये बयान कि वो हत्या करते घूम रहे हैं गलती में इसकी नहीं उसकी हत्या कर दी उसकी नहीं इनकी हत्या कर दी। इसका मतलब आपको जानकारी हत्या करते घूमते आपको मालूम है और किसी की हत्या कर देते तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब क्योंकि इसमें जनाक्रोश पैदा हो गया है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई है साहब के लिए कि आप लोग खड़े हो गए भाई चुन्नी राम और राजू राम की हत्या हो गई। और दूसरी बात यह कि आप नियम का खुद ही वायलेशन कर रहे हैं।
और एक एक घटना पर नजर दौड़ाओ। कार्तिक भील की जो हत्या हुई है उसके पीछे कौन है? मुख्यमंत्री का खास विधायक है। बाड़ी में हर्षदीपति वाल्मीकि पे हमला किया, उसकी 22 जगह से बॉडी फ्रैक्चर की। उस विधायक किसका खास आदमी है? मुख्यमंत्री का। यह बजरी माफिया, पेपर लीक माफिया प्रदेश में, हम तो कह रहे हैं पैरालाल सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री का जी नहीं भर रहा पुलिस और प्रशासन से। पुलिस और प्रशासन जो लूट करके ला रहा है उससे जी नहीं भर रहा, इसलिए माफिया पैदा कर रहे हैं उनके पैरालाल के। बजरी की लूट मचा के, पेपर लीक करके, इस प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके, चाहे जो करके आप पैसा लेके आओ और पैसा जमा कराओ। तो इसमें और किसी का हाथ नहीं। खाम का बेचारे ऐसे एमएलए को गाड़ी दे रहे हो आप, इसकी क्या औकात है? इसे तो हरा दोगे आप 1.5-2 महीने बाद, जैसा आक्रोश है जनता का। लेकिन असली मुजरिम है मुख्यमंत्री। जितेंद्र हत्याकांड, इंदर मेघवाल हत्याकांड, नासिर और जुनैद का जो मुलजिम है मोनू मानेसर फरार चल रहा है अभी तक भी। सरेआम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे बयानबाजी करता। वांटेड मुलजिम है राजस्थान सरकार का। मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि वो गिरफ्तार हो। तो ये भेदभाव की बात तो बहुत हो गई। सबने कहा भाई कन्हैया लाल को इतना दे दिया, तो दरोगा जी मुआवजा क्यों ना लेंगे? बताओ, उनका बालक कौन पालेगा? आप कह रहे हो मुआवजा नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे मुआवजा? तो ये जो सारा कुछ है ये मुख्यमंत्री के सारे पर हो। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो ट्वीट करा ना, ये सारी घटनाओं को जोड़ा। चर्चा हुई हमारे बीच में लंबी। इंदर मेघवाल की हत्या, जितेंद्र मेघवाल की हत्या, नासिर जुनैद की हत्या, जिंदा जला दिया, हाथ से उठा के ले जाके। फिर ये राजू चुन्नीलाल की, हर्षदीपति वाल्मीकि पे हमला, तमाम कार्तिक भील पे, ओम प्रकाश रहेगा, नीतू बैठी है हमारी बहनियां। ये तमाम जो हत्याकांड है इसमें मुख्यमंत्री के करीबी लोग शामिल हैं। जो आरोपी है वो सारे मुख्यमंत्री के करीबी लोग हैं, इसलिए दोषी मुख्यमंत्री है। यदि बदलना है तो मुख्यमंत्री को बदलो। चोर की मां को पकड़ो, चोर को पकड़ोगे तो फिर चोरी करेगा, माहौल पैदा कर देगी चोर। चोर को नहीं, इलाज करो चोर की मां का। और चोर की मां है मुख्यमंत्री। आप लोग यही धरने पे बैठे इंसाफ मिलने तक। और हम लोग भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में कल 48 घंटे पूरे हो जाएंगे घोषणा के मुताबिक। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद ने कोई ऐलान करा हो किसी घटना को लेकर, किसी मामले को लेकर, और उसमें पीछे हटे हो। बयान को मुकाम तक पहुंचाने का काम किया जाता है। और मैं इस प्रदेश का प्रभारी होने के नाते ये गारंटी दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री के घर का घेराव होगा, और उसमें जहां इतने लोगों की बलि चढ़ी है और बलि चढ़ाना मुख्यमंत्री जी देखते हैं कितने कत्लेआम मचाओगे। ये दूसरे नंबर पे है राजस्थान दलित अत्याचार नरसंहार के मामले पर। आप इतने नरसंहार करना जब आपका घेराव हो कि पहले नंबर पे पहुंच जाए, लेकिन देखेंगे तुम्हारे जुल्म की इंतहा कि कितनी जुल्म आप कर सकते हो। देखेंगे तुम कितने माफिया पैदा करते हो, कितने माफियाओं से हमला कराते हो, कितने माफियाओं से ये निर्दोष लोगों की जान लेने का काम करते हो। हम आपकी औकात देखना चाहते हैं और इसलिए आपके बीच में आए हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद का पैगाम लेकर, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का पैगाम लेकर कि इस घटना पर बख्शा नहीं जाएगा, बहुत हो गया। हर घटना पर हम लोगों ने आंदोलन किया। मुख्यमंत्री कभी जोधपुर के हवाई अड्डे पर रोकता, कभी सड़क मार्ग पर रोकता, कभी जेल भेज देता जयपुर सेंट्रल जेल में, कभी अजमेर से लगा के और शाहजहांपुर बॉर्डर तक किलेबंदी कर देता। 56 पुलिस की जीप लगा देता कि चंद्रशेखर को इस प्रदेश में घुसने नहीं देना। लेकिन अब हम देखेंगे इस मुख्यमंत्री में ताकत है तो रोक के दिखाए। एक भी दलित के एक खून के कतरे का हिसाब किया जाएगा। और आप लोगों के सामने बता रहे कि आप जो संघर्ष समिति है इस आंदोलन को यहीं पे जारी रखना। हम लोग जयपुर में जो करेंगे आपको घटना का पता चलेगा।
चाहे कितना भी कुर्बानी देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम मुख्यमंत्री को उसकी औकात बताना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं दुनिया के सामने कि ये मुख्यमंत्री माफियाओं से मिला हुआ, ये मुख्यमंत्री कातिलों से मिला हुआ, इसके विधायक कत्ल करते हैं, इसके विधायक माफिया राज चलाते हैं, इसके विधायक तमाम तरह के जराम पेशा करते हैं इस प्रदेश में। इस मुख्यमंत्री को नंगा करने का काम करेंगे। इनकी है कलेक्टर एसपी क्या न्याय करेंगे भाई, जब वो खुद मुलजिम है। कानून के मुताबिक यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का एसएसपी यदि 24 घंटे के अंदर अंदर उसने नियम के मुताबिक अंतिम संस्कार नहीं किया तो वो तो खुद मुलजिम है। और जो एडीजे में बैठे लोग, उनके बारे में हमारे साथियों ने बताया, भाई रवि जी ने बताया, भाई राकेश जौहर जी ने बताया। तो ये जो सारी लीपा पोती है घटना को खत्म करने की, और इस घटना को ऐसे ले रहे कि ये कुछ भी नहीं है, और अपना हजारों करोड़ रुपए चेहरा चमका के मुस्कुराहट देके, और ये सोच रहे कि हम तुम सरकार में आने वाले हो, इनका कितना ही कत्ल कर लो, कितना ही उत्पीड़न कर लो, और गाजर मूली की तरह कितना इनको काट दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो फर्क हम बताएंगे कल शाम के बाद कि क्या फर्क पड़ने वाला है इस राजस्थान में। तो इसी निवेदन के साथ यही कहने आप लोगों के बीच में आए हैं कि भीम आर्मी के नेतृत्व में, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे इस घटना को लेकर, और इसके साथ साथ जितनी भी दलित उत्पीड़न के, अत्याचार की और बहन बेटियों के साथ में बलात्कार की, रेप की घटना इस प्रदेश में हुई है, जो जराइम प्रदेश बन गया है राजस्थान, उस सबका हिसाब किताब लेने के लिए हम मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाएंगे, घेराव करके बैठेंगे, एक एक सवाल आंखों में आंख में डाल के एक एक सवाल करेंगे, उसका जवाब चाहेंगे। और आप लोग यही बैठना, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई बंद नहीं होगी। इस लड़ाई को हम मुकाम तक पहुंचा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद प्रभारी सतपाल जी चौधरी साहब, अच्छी बात बताई कि अगर पीड़ित परिवार के लिए न्याय की बात नहीं होती है, मांगों पे सहमति नहीं बनती है, तो जल्द ही भीम आर्मी के सानिध्य में मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया जाएगा। हमारे बीच में लच्छाराम जी बडाड़, पोकरमल जी भामणिया, ममता जी कंवर, सरपंच डाबड़ा, सोहनलाल जी जोरम और भी मौजूद लोग पधारे हैं। अगर मैं किसी का नाम नहीं लूं तो ये नाराजगी की बात नहीं है, पीड़ित परिवार के न्याय की बात है। तो मैं आगे के वक्ता के रूप में भजनलाल जी मेघवाल, जो अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, और मेघवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष है नागौर के, वो अपनी बात रख रहे हैं। भजनलाल जी मेघवाल। आदरणीय सभी बाहर से पधारे हुए सूर्य जाति के महानुभाव, आज बहुत ही एक दुख की घड़ी में आप लोग आकर के उस पीड़ित परिवार के लिए जिनकी हत्या कर दी, उनके लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ एकत्रित होकर के अपने समय बर्बाद करके उनका सहयोग कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और इस आंदोलन को आपको और आगे ले जाना पड़ेगा। यह आंदोलन यही समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि मुलजिम जो जिन्होंने हत्या कर दी है 2 लोगों की, तीसरा जो घायल है वो मरणावस्था में है, तो उन लोगों को जो कृत्य करने वाले हैं उनको जेल भिजवाना है, फांसी की सजा दिलानी है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है, क्योंकि पीड़ित परिवार इतना घबराया हुआ है कि उन 2 लोगों की, चुन्नीलाल और राजू राम की इस तरह से हत्या कर दी और गाड़ियों से शरीर को इस तरह कुचल दिया कि वो एक क्रूर हत्या में है। 302 में तो आम हत्या है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत से निवेदन करता हूँ कि क्रूर हत्या के लिए एक नया कानून बने जिसमें फांसी से कम कोई सजा नहीं हो। आपने नकल करने वालों के लिए और पेपर लीक करवाने के लिए कानून बनाया, उसी तरह से एक 302 जो हत्या का मुकदमा है उसको सुपर 302 बनाने के लिए उसमें फांसी की सजा अनिवार्य की जाए। अगर जब तक फांसी की सजा अनिवार्य नहीं की जाएगी
और हत्या करने वाले लोगों को फांसी नहीं दी जाएगी तो ये अपराध घटने का नाम नहीं लेंगे। किसी सरकार या पुलिस को केवल मात्र दोष देने से कुछ नहीं होगा। पुलिस की तो सरासर लापरवाही है। हाँ, अब आपके सामने हमारे जिले के, हमारे प्रदेश के विधायक महोदय आरएलपी के श्री नारायण जी बेनीवाल और पुखराज जी गर्ग जो हमेशा हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके हमें हर घटना के लिए सहयोग देते आए हैं और आज आपके सामने भी उपस्थिति में हैं। मैं उनके समक्ष आपको ये निवेदन करता हूँ कि हमारे अनुमान बेनीवाल जी जो इसके